चलिए भाई, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो कल तक जो पढ़ाया वो समझ में आ गया कि नहीं आया? सबके समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है, समझ में आया तभी इधर बैठे हुए हैं। आज का जो टॉपिक आपको पता है अच्छी तरीके से, हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं इसे और लगभग ये अंतिम चरण में चल रहा है अपने में, ठीक है। और लगभग हमने बहुत कुछ इसमें पढ़ लिया। जो चीज़ें हमको धीरे धीरे करके सीखनी थी वो सारी सीख ली हमने। और क्या पॉइंट्स इसमें बचते हैं जिनको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, एक पॉइंट बचता है आपका n अंकों की कुल संख्या ज्ञात करना। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे कि जैसे उसने कहा 2 अंक की कितनी संख्या होंगी, 3 अंक की कितनी होंगी, 4 अंक की कितनी होंगी, 5 अंक वाली कितनी होंगी। भाई उसने आपसे पूछ लिया कि 7 अंक की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। अगर इस तरीके से उसने आपसे पूछा है तो फिर आप बताइए कि उसको आप आंसर कैसे देंगे। भाई अगर n अंकों की संख्या पूछ रहा है, n अंकों का मतलब है कि n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है आपको। सबसे पहले तो n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और इसमें से माइनस करना है आपको n-1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, n-1 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो ये तो तरीका है आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, ये तरीका तो है आपका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। वैसे अगर अपन बात करें नॉर्मल वे में, रामबाण की तरह जैसे अपन एंटीबायोटिक कहते हैं तो 1 ही सेकंड में हो जाएगा। अब समझो, जैसे कि इसने आपसे प्रश्न में कह दिया कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, कुल कितनी संख्याएं संभव हैं, कुल कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखो, आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि 4 अंकों की जो पहली संख्या वो कहाँ स्टार्ट होती है आपकी 1000 पे, और लास्ट कहाँ जाके होती है आपकी 9999 पर। बात सही है कि नहीं है? अब आप गिनती करें कि 1000, 1001, 1002, ऐसे अगर गिनोगे तो गिन ही नहीं पाओगे आप तो ध्यान दीजिए। देखो इसने ऊपर क्या लिखा अच्छे तरीके से कि n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई आपकी 9999। इसमें से माइनस करना है n-1, मतलब कि 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंकों की बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की कौन सी हो गई आपकी 999। तो आंसर क्या आएगा आपका 9000 संख्याएं आ जाएंगी। तो 9000 संख्या ऐसी हैं जो टोटल कितने अंक की हैं आपकी 4 अंकों की। जैसे उसने कह दिया होता आपसे कि 6 अंकों की बतानी है आपको, कितने अंकों की 6 अंकों की बतानी है, कितने अंकों की बतानी है 6 अंकों की। तो फिर आप क्या करेंगे उस जगह कि देखो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई आपकी 9,99,999, और इसमें से 5 अंक वाली को घटा दीजिए। बोलो बात सही है या नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका 9 लाख संख्याएं हो जाएंगी जो कितने अंकों की आपकी 6 अंकों की। अभी देखो, जैसे कि आप सोचिए पेट में दर्द है आपके में, तो अभी पेट में दर्द है तो आप एडमिट थोड़ी होंगे, पहले इंजेक्शन लगवाएंगे जिससे ठीक हो जाए। भाई पहले दर्द खत्म करते हैं ना, इलाज बाद में होता है। ये चीज़ आपने को याद रखनी है कि जब अपन तुरंत बीमार होते हैं तो सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट एड, जिससे कि आपको राहत मिले। इलाज तो बाद में कराते हैं हम लोग, अपने को कंपटीशन में वही सीखना होता है। कहने का मतलब देखो, ये पूरा तामझाम जो लिखा हुआ है ना, कुछ काम का नहीं है। आपको याद रखना है, ये जितने अंकों की संख्या की बात आपसे कर रहा है, सबसे पहला अंक 9 होगा, बाकी के 0 होंगे, खत्म सवाल। जैसे उसने कहा 7 अंकों की तो पहला 9, बाकी के 6 0। उसने कहा 3 अंकों की तो पहला 9, बाकी 2 0। उसने कहा 4 अंकों की तो पहला 9, बाकी की 3 0। उसने कहा 5 अंकों की, पहला 9, बाकी 4 0। आ जाएगा समझ में? नहीं आ जाएगा? अरे बोलो यस या नो। कोई दिक्कत आई किसी को? तो
तो इसको तो उतारो, क्योंकि भाई देवे तुम भूल गए वो शॉर्ट ट्रिक, तो कम से कम कर तो लोगे पेपर में, ये तो पता चले गड़बड़ हो जाएगा। आज स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, जो 2 घंटे बढ़वाएंगे हैं, चलो पढ़ा देंगे। देखिए जैसे ही आपकी क्लास का समापन होगा, मतलब कि जिस समय आपकी छुट्टी होती है उस समय शायद आपको पता है कि पेपर छूट जाएगा, सीईटी का पहली मीटिंग का पेपर ख़त्म हो जाएगा, शायद आपको पता होना चाहिए। आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर 12 बजे छूट जाएगा। उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो पेपर मिल जाता है। आपके मिलने वाले कोई ना कोई तो गया ही होगा, जिसको जानते होंगे आप लोग, उसको फ़ोन करिएगा, वन का तुरंत पेपर भेजो, फिर ट्राई करना नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन आए हैं। यही तो सीखने का है भाई। जैसे आप राजस्थान पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनको ट्राई करने का ही काम तो होता है कि जो हमने 8-10 दिन में जो पढ़ा उसमें से कितना आया है, और तुमको उसमें से खूब सारा मिल जाए तो फिर आप चुपचाप एकदम शांति से बैठ रहे ना, फिर पढ़ना है आराम से भाई, फिर तो यकीन हो जाता है कि अपने को आएगा पेपर में। अभी कुछ नहीं मिले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो काम की है वो ये है, अगर पूरे टॉपिक से कुछ आया ही नहीं है, वो कोई औचित्य नहीं है उस चीज़ का। अगर टॉपिक से आया, आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत है भाई। जैसे मान लीजिए मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आता है, लेकिन जितने टाइप्स मैंने आपको कराए उससे कुछ अलग ही आ जाता है, तो फिर आप मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं कि गुरुजी आप जो पढ़ाए थे वो तो आया ही नहीं है, और नंबर सिस्टम का प्रश्न ही नहीं आया पेपर में, वो अलग बात है। अब देखो सरकार को थोड़ी पकड़ सकते हैं अपन कि भाई नहीं तुम संख्या पद्धति का प्रश्न काहे नहीं दिए पेपर में, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे आ जाए कि नहीं ये अगर दे रखा है सिलेबस में तो आएगा ही आएगा, फिर बच्चा फेल ही नहीं होगा, क्योंकि फिर उसको पता है कि जितना दिया है ना उसमें से आएगा तो सही भाई साहब, वो पूरा सीख लेगा। अभी तुमको किसी को नहीं पता होता है। अच्छा देखो आपके कॉलेज में खूब सारे चैप्टर होते नहीं होते सब्जेक्ट में, तुम कहो तो एक ही चैप्टर से खूब सारे प्रश्न आ जाए, तुमको दूसरे से किसी से आए ही नहीं, होता है कभी कभी। और हमने वो अच्छी तरीके से रट रखा है और जिसमें से सवाल आया वो पढ़ा ही नहीं था, ऐसा होता है अपने साथ कभी कभी। तो सरकार से ये थोड़ी कह सकते नहीं ये तो गलत बात है, हम तो वो पढ़े थे वो बताया नहीं आपने। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अब समझो बात को। अब हम लोग कल जो लास्ट में आपको फॉर्मूले लिखाए थे उनके क्वेश्चन देखिए कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग होगा, मतलब कि 1 to 100 को आप ऐड करके बताओ कितना आएगा। अब आपको देखो पता चल गया, हमने कल आपको एक फार्मूला लिखाया था कि n प्राकृतिक संख्याओं का टोटल। तो देखो फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला था आपका n इंटू n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना था आपका, ये योग का फॉर्मूला था या नहीं था बताओ। अब यहाँ n बराबर कितना दे रखा है आपको, n बोले तो आपका अंतिम अंक होता है, जो लास्ट डिजिट होती है वो आपका क्या होता है, n होता है। इसका मतलब देखिए क्या रखेंगे अपन 100 इंटू 101 और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 2। तो देखो 2 से कितनी टाइम कटेगा आपका 50 टाइम, तो आंसर क्या आएगा आपका 5050, और यही क्या हो जाएगा आपका 1 to 100 का टोटल हो जाएगा। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान देना है आपको, सारी चीज़ें एक ही सवाल में छुपी हुई हैं। अब देखो ध्यान से, इसी प्रश्न को अगर ये ऐसे लिख देता है कि 100 तक की सम संख्याओं का योग, मतलब इवन नंबर्स को ये ऐड करने की बात कर रहा है आपसे। तो देखो हमने आपको बताया था, याद आया आपको कि भाई जितनी संख्या होती है उसमें से आधी तो सम होती हैं और आधी भी सम होती हैं। बात सही है कि नहीं है?
इसका मतलब यहाँ से n बराबर क्या निकलेगा आपका 100/2। तो भाई संख्या तो आपके पास केवल 50 ही है ना सम, 50 तो कैसी है आपकी ऑड नंबर्स हैं। इसका मतलब n बराबर क्या हो गया अब आपका 50। देखो सम संख्याओं वाला फॉर्मूला क्या था आपका n इंटू एन प्लस का 1। याद आ गया कि नहीं आ गया बताओ कल वाली बात। तो देखो यहाँ क्या रखेंगे आपका 50 इंटू 51, तो क्या हो जाएगा देखो 0 5 25। ठीक है, अब देखो इसी प्रश्न में अगर वो ऐसे लिख दे कि 100 तक की विषम संख्याओं का योग, 100 तक की विषम संख्याओं का योग, तब भी देखो आपको अच्छे तरीके से पता है कि n बराबर क्या आएगा आपका 100/2, तो कितना हो जाएगा आपका 50। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और देखो इसके योग का फॉर्मूला क्या लिखाए थे अपन n²। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 50 इंटू में 50 बोले तो आपका 2500। अब एक बात देखिएगा यहाँ से जो आपको देखनी है कि इसको और इसको जोड़िए, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो एक बार बात सही है कि नहीं है। तो याद क्या रखना है, अब अगर ये आपसे पूछे इन सबको छोड़कर, इन सबको उसने छोड़ दिया और उसने पूछ लिया कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग होगा, संख्याओं का योग होगा। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए, हमने जितने भी फार्मूला पढ़े वो सब थे कि संख्या 1 से स्टार्ट हो और कहीं तक भी जाके लास्ट हो सकती है। ये तो इसने देखो बीचों बीच में से दे दिया उठा के आपको दिया है कि नहीं दिया। देखो 51 से स्टार्ट किया और कहाँ ख़त्म किया 100 पर। याद करिए देखो दूसरे नंबर का फार्मूला वही है, ए से बी तक की संख्याओं का योगफल। लिखा है नहीं लिखा है कल याद करो, अरे लिखा है ना आपकी कॉपी में। तो थोड़ा बोला करो, ऐसे मुर्दे की तरह काहे बैठ जाते हो। देखो मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात सिखाऊं, मैं जितना अच्छा दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। हाँ ये दिमाग में अपने सेट कर लेना पहले, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारे दिन बीतते जाएंगे तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बजती जाएगी और वो बहुत बेकार वाली होती है। क्योंकि अभी तुम कॉलेज में हो, कोचिंग में नहीं हो, और कॉलेज में तो ठुकाई भी होती है, कभी कभी होती है नहीं होती है कि बच गए बच गए। अब मैं बताता हूँ मेरा, देखो आप फ्यूचर प्लान सुनो। जैसे अपन अपना फ्यूचर प्लान करते हैं ना कि इससे मकान बनाएंगे, नौकरी लगेगी, फिर गाड़ी लेके आएंगे, और गाड़ी आती है तो लाड़ी अपने आप आ जाती है। जानते हो नहीं जानते हो, वो उसके साथ ही गाड़ी आती है। वैसे तो ज़्यादातर लोग घर तो गाड़ी वहीं से आती है, खुद नहीं खरीदते। तो देखिए अपना टारगेट क्या रहेगा, इस वीक को समाप्त होने के बाद नेक्स्ट वीक से हर सैटरडे आपका टेस्ट होगा, सही है। और जितना पढ़ा दिया उस सब का होगा, और फिर तुरंत आपको बता दिया जाएगा किसको किधर कितना क्या नंबर आया, कुछ भी है जो भी है आपको तुरंत बता दिया जाएगा। और फिर जिसके नंबर 50% से कम आएंगे, आगे की बात हम नहीं बताएंगे, और बता देंगे तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा ना एकदम। कभी कभी देखो सस्पेंस भी रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। इतना ध्यान रखो 50 से ऊपर लाना है। हाँ ये ध्यान रखना 50 से कम वाले के साथ गलत होगा। अब होगा क्या ये नहीं बताएंगे। अब देखो इसको निकालना है, फार्मूला क्या लिखाए थे देखो, योग इनटू अंतर प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई कितना था आपका। मान लीजिए ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है, मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको नहीं आता है, तो देखो हम एक काम कर सकते हैं ना इस सवाल में कि अगर मैं 1 से लेके 100 तक निकाल दूं और 1 से लेके 50 तक निकाल दूं, अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो यही आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बोलो बात सही है कि नहीं है। अरे बोलो यस या नो। देखो 1 से लेके 50 तक का योग कितना होता है हम निकाल सकते हैं ना आराम से, n बराबर 50 रख के n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बोलो बात सही है कि नहीं है। तो देखो पहले ऐसे निकालते हैं कि यदि एक बार तो n हो जाए आपका कितना 100 और एक बार n कितना हो जाए आपका 50, तो देखो फार्मूला क्या लगेगा आपका n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का n इंटू एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2।
तो देखिए 100 इंटू 101 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 50 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। बोलो बात सही है कि नहीं है? तो देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ये तो आएगा आपका देखो 50 माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 25। देखो 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 कितना हो जाएगा आपका 127। इसको इसमें से घटाओ, कितना बचा? अरे घटा के बताओ। देखो जीरो में मतलब 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, ये 8 हो गए। 15 में से 8 गए तो कितने बचे आपके? 7। 3 हो गए, फिर 7 और फिर 3। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब देखो इस वाले फॉर्मूले से एक ही बार में हो जाएगा, ये इतना अंतर है। देखो योग का मतलब है दोनों को जोड़ के लिखो, तो 151 इंटू 100 में से 51 गया तो कितना बचा आपका 49 और प्लस में 1 और डिवाइडेड बाई कितना आपका 2। देखो 151 इंटू में 50 और अपॉन में 2 से कितने टाइम कटेगा? ये 25 टाइम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 3775। ये आपका डायरेक्ट हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे प्रयोग करना है। वो गांव की भाषा में जैसे अपन नॉर्मल सुनते हैं ना, कंपनी का प्रचार आप लोगों का फायदा है, जैसा तुमको पसंद है वैसा ले लो इधर से। मैंने दोनों टाइप करा दी है कि ऐसे भी कर सकते हो आप इसे, और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उतारो फटाफट। अब ये तो उतार दिया था, यहां से उतारिए। समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? पक्का? देखो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बता जरूर देना, कहीं पता चले आप बताओ ही नहीं मेरे को, और लिखते जा रहे और लिखते लिखते बहुत दिन हो गए, अब यही नहीं पता कि क्या लिखाए थे अपन। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आज 2 घंटे की क्लास है तो 15-20 मिनट अपन रिवीजन ही करेंगे। मैं भी तो देखूं आप लोग कितना पढ़े हैं आज से पहले। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया? आगे इसका एक कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, शेषफल प्रमेय। अच्छा प्रश्न आता है वहां से और बहुत अच्छा सीखने को मिलता है उसमें। आप अभी नहीं लिखिएगा, पहला दिन है आपका, तो अभी नहीं लिखना आप, अभी इसके बाद में जो लिखाऊंगा उसको लिखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे देखिए। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर भागफल उसका आधा प्राप्त होता है। एक बटा दो या 0.5 एकमात्र ऐसा मान है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर भागफल उसका 2 गुना प्राप्त होता है। 2 गुना प्राप्त होता है। 2 गुना प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो समझो ध्यान से पहले कि जैसे कि देखिए, अगर 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम डिवाइड होगा ये आपका, बताओ। ये इसका आधा होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है, बताओ। जैसे कि देखिए, आप 1/2 को 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर देखो 1/2 और 0.5 एक ही बात होती है कि नहीं होती है, बताओ। और 0.5 को 0.5 से डिवाइड करो तो आएगा कितना बराबर में आपका? 1 ही तो आएगा। और देखो 1/2 का या 0.5 का कैसा होता है ये आपका? 2 गुना होता है। बोलो बात सही है कि नहीं है? अरे बोलो यस या नो। बात समझ में आ गई? तो याद क्या रखना है, ये दोनों प्रश्न आज तक आरपीएससी 2 बार पूछ चुकी है कि निम्न में से ऐसी संख्या कौन सी है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर भागफल उसका आधा प्राप्त होता है। तो वो संख्या कौन सी आपकी? 2। निम्न में से ऐसा कौन सा मान है या ऐसा कौन सा पद है जिसे स्वयं से विभाजित करने पर भागफल उसका 2 गुना प्राप्त होता है? तो आंसर क्या आएगा आपका? 1/2। सीधा सीधा याद रखना है ये। इसमें ये नहीं है कि कोई आपको टेक्निक लगानी है या कोई ट्रिक लगानी है, नहीं, आपको सीधा सीधा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत किसी को? अब आप इसको भी नोट कर लीजिए। देखो ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपका, और ये इसका हो गया आपका। ठीक है, अब हेडिंग डालिए शेष फल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम। देखो नाम से ही पता चल रहा है ये आपसे रिमाइंडर निकलवाएगा। ठीक है, अब देखिए कितने प्रकार से निकलवा सकता है वो काम की बात है। तो देखिए पहला पॉइंट, यदि
किसी संख्या को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करके किसी संख्या को किसी निश्चित संख्या से विभाजित करके शेष फल दिया है एवं किसी अन्य संख्या से विभाजित करके शेष फल ज्ञात करना है तो ऐसी स्थिति में प्रथम शेषफल को दूसरी संख्या से डायरेक्ट विभाजित कर देते हैं। एवं जो शेषफल आता है वही आंसर होगा, वही आंसर हो जाएगा आपका। अब आप कहेंगे सर देखो ये आधी बात तो हम समझ गए कि ये कहना क्या चाह रहा है, इसी बात को मैं आपको प्रश्न में समझाता हूँ, पूरा समझ में आ जाएगा एक ही बार में करना क्या है। और शायद पूरे मैथमेटिक्स में इससे सरल प्रश्न नहीं होता है कोई भी। अब यहाँ तक सबने नोट कर लिया। देखो अब जैसे कि देखिए किसी संख्या को छप्पन से विभाजित करने पर दस शेष बचता है। तो उस संख्या को सात से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। जैसा हिंदी में लिखाया सेम टू सेम वो आपका जैसा आपको थ्योरी लिखाई थी वैसा ही प्रश्न है कि देखो किसी संख्या से भाग देने पर कुछ शेष दे रखा है, फिर किसी दूसरी संख्या से भाग देने के लिए कहेगा और आपसे क्या पूछेगा, शेषफल पूछेगा। ये लिखाया नहीं लिखाया आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी वाली संख्या से पहले वाले शेषफल को डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 7 एकम 7 कितना शेष बचेगा आपका, हो गया सवाल। अब बताओ इससे सरल मिलेगा कहीं। इसीलिए वो थ्योरी काम की थी आपकी, जो अभी थ्योरी लिखाई थी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको दूसरी वाली संख्या से शेषफल को डिवाइड करना है, उत्तर आ जाएगा। अब वो तो सरल है कि नहीं है, अरे कर लेंगे ना सभी। अभी हंसी आ रही होगी तुमको, वैसे बहुत कठिन होता ही है, क्योंकि तुमको ये क्या पता कि संख्या कौन सी है। किसी को पता है इसमें संख्या कितनी है? संख्या निकालते निकालते ना नहीं याद आ जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों की मर गई होगी। याद तभी आता है आदमी जब मर जाता है, जिंदा नहीं आता। जिंदा किसी को याद नहीं आता है, और मरने के बाद यही कहते हैं भाई देखो वो किसी के लिए कैसा भी था, हमारे लिए बुरा नहीं था। चाहे अपन एक दिन पहले तक उसको गाली दे रहे थे भाई साहब, लेकिन वो अभी निकल लिया तो अब बड़ाई होगी, अब बुराई नहीं होगी, क्यों वो तो चला गया इधर से। बड़ाई तभी होती है जब आदमी चला जाता है।
उससे पहले तो उसकी पता नहीं कितनी सारी कमजोरी पता होती है अपने को, ऐसा भी है ऐसा भी है। अभी चले जाने दो उसको, फिर अरे हाँ यार आदमी तो ठीक था, बेचारा मर गया यार हैं। अच्छा ऐसा होता नहीं होता मोहल्ले पड़ोस में? समझ में आ गया ना सबके? तो दूसरे सवाल का उत्तर बताओ, मैं लिखूंगा नहीं, उससे पहले बता दोगे गारंटी के साथ। देखो, किसी संख्या को एक 136 से विभाजित करने पर चौंतीस शेष बचता है, तो उस संख्या को आठ से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो कितना बचेगा बताओ? 2 बचेगा, बिल्कुल सही है भाई। देखो 34 को आप 8 से भाग लगाओ, 8 चौके 32, कितना शेष बच रहा है आपका? 2 शेष बच रहा है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो था इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1। अभी इतना आसान नहीं है, ये इकाई अंक की तरह चलेगा। जैसे इकाई अंक में आपने देखा पहला कॉन्सेप्ट था सीधा सीधा अंकों का लास्ट वाला अंक लीजिए और गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। फिर बताया पावर लगी हुई है 0 1 5 6 दिया है, तो फिर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक वही रहता है। उसके बाद थोड़ा सा डेंजर आया था, तो इसमें भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट आएंगे। पहला है आपका नॉर्मल वे में। दूसरा पॉइंट देखिए इसी का, यदि किसी संख्या को निश्चित संख्या से विभाजित करके शेषफल दिया है, शेषफल दिया है, एवं फिर इस संख्या के n गुने कॉमा वर्ग या घन को विभाजित करके शेषफल ज्ञात करना हो, तो ये सभी काम प्रथम शेषफल के साथ कर दिए जाते हैं। चाहे तो वो n गुना करने के, n गुने का मतलब है 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, भाई कितने टाइम मल्टीप्लाई करने के रहे वो पेपर में लिखा मिलेगा आपको, या फिर वो स्क्वायर करने की कहे, या फिर वो आपको क्यूब करने की कहे। अगर ये सारे काम वो आपसे करवा रहा है तो आपको चिंता नहीं करने है। आपको किसके साथ करना है? पहले वाले रिमाइंडर के साथ करना है। अपन पिछले वाले पॉइंट में क्या किए थे? पहले वाले रिमाइंडर में डायरेक्ट डिवाइड किए थे। अब अगर वो कुछ कह रहा है आपसे करने की कि उसका आप 2 टाइम गुणा कर दीजिए, मतलब 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, आप उसका क्यूब कर दीजिए, उसके बाद विभाजित करिए, तो भी आपको किसके साथ काम करना है? पहले वाले रिमाइंडर के साथ। जैसे कि देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर पांच शेष बचता है, तो
उस संख्या के वर्ग को आठ से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो देखिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, आपको जो पहला वाला रिमाइंडर, हाँ जी, अंग्रेजी में बता तो दिया। अच्छा पिछला वाला समझ में आ गया था, ठीक है। और देखो पिछले वाले के और इसमें बस एक ही अंतर है छोटा सा, वो ये कह रहा है कि यदि आप n गुने का मतलब होता है आपका 2 टाइम गुणा करना, 3 टाइम, 4 टाइम, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, या फिर देखिए स्क्वायर करने की बात कर रहा है या फिर क्यूब करने की बात कर रहा है। तो आपको चिंता नहीं करना है, ये काम भी आपको किसके साथ करना है, फर्स्ट रिमाइंडर के साथ करना है। तुम इन हिंदियों को छोड़ दो, तुम तो सवाल पे ध्यान दो। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है, हिंदी नहीं आती है, वो मैं क्यों लिखाता हूँ उसका रीज़न भी समझ लो आप लोग। मैं इसलिए लिखाता हूँ कि आप अगर 1 टाइम पढ़ रहे हैं ना, तो 1 टाइम में वो सीख के जाओ, बाद में नहीं सीखना पड़े आपको। क्योंकि अब आप 2 महीने बाद भी अगर पढ़ोगे ना इस कॉपी को उठा के, तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या किया था नीचे, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। और अगर मैं ये हिंदी नहीं लिखाऊं, सीधा क्वेश्चन कराऊं, तो भी आप मेरे से कुछ नहीं कर सकते। तो मैं क्यों लिखाता हूं उसके पीछे रीज़न है कि जब आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद जब आप इस कॉपी को दोबारा देखेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने इस सवाल में किया क्या था। मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। और देखिए सीधी बात है, मेरे को वो आता नहीं है टीचरों की तरह कि आधा एक बार पढ़ा दिया, आधा एक बार पढ़ा दिया। मैं इसको आप फुल कॉन्फिडेंस से समझ लो। किसी से आप पूरे YouTube को सर्च कर लेना, खूब सारा YouTube चलता है, आप जानते हो YouTube पे खूब सारी क्लासें मिलेंगी, पूरे इंडिया लेवल तक की मिलती हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। मैं कह रहा हूँ अगर कोई माई का लाल तुमको थ्योरी पढ़ा दे YouTube पे, तो मेरा नाम बदल देना, केवल क्वेश्चन कराते हैं। आप किसी भी मैथ्स की क्लास को उठा के देख लो YouTube पे, केवल आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएगा। मैंने पूरी थ्योरी पढ़ा रखी है कम से कम 40 बार, एक आध बार और नहीं पढ़ाई, 40 बार पढ़ा दी कम से कम। उसका रीज़न मेरे को कोई डर ही नहीं है। लोगों को लगता है भाई कंटेंट चोरी हो जाएगा, मैं ये कह रहा भाई साहब मेरी तुम एक क्लास से दूसरी क्लास को मिला के देख लेना, आपका कोई दूसरा बैच अगर चालू होगा ना आपके बाद में, फिर मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तुम्हारी कॉपी और उनकी कॉपी मैच थोड़ी करेगी। तुम ढूंढते रह जाओगे बन के यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, कहीं आपको ये लगे और तुम दोबारा मेरे बैच में बैठ लेना। अगर तुमको ना लिखना पड़ जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि हर बार अपडेट होता है मैटर। जब आप 6 महीने बाद दोबारा पढ़ोगे ना, तो 6 महीने में 4-5 एग्जाम और हो जाएंगे कम से कम सरकारी, फिर अपडेट हो जाएगा मैटर तो। और रियलिटी में कंपटीशन ये कहता है आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में अपडेट नहीं हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए आप अभी सफलता से बहुत दूर हैं, क्योंकि आपको हैंड टू हैंड अपडेट होना पड़ता है। अब हो सकता है देखो आज CET का पेपर है, क्या पता कैसा प्रश्न आ जाए, किसी को नहीं पता। अगर नया कोई प्रश्न आएगा, नए तरीके का आएगा, तो वो तरीका हम लोग सीखेंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे उसको, तो एक नया क्वेश्चन ऐड हो गया। तो जब नई चीज़ ऐड होती है, एक्चुअलिटी में अगर आप आज से 10-12 साल पुरानी मैथमेटिक्स देखेंगे तो इतने सारे टाइप्स नहीं थे। धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते रहे पेपरों में, टाइप बढ़ते चले गए, क्वेश्चन आता रहा, टाइप बढ़ता चला गया। तो ये चीज़ें क्या है आपकी बदलती जा रही हैं बार बार। शुरुआत में ऐसी नहीं थी मैथमेटिक्स, ये धीरे धीरे चेंज हो रही है। अपने को फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। आप थ्योरी तो मैं मेरी तरफ से ऐड कराता हूँ, किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको ये। अगर आपको ऐसा लगता है कि मिलेगी तो देखो मैथमेटिक्स की खूब सारी किताब आती है मार्केट में, एक बार उठा के देखना और ये थ्योरी मैच कर लेना। एक अक्षर अगर मिल जाए तो गारंटी है, ये खुद मैं बना के लिखाता हूँ आपको। और ये रटी हुई भाषा नहीं है, हो सकता है अगली बार लिखाऊँ कुछ और लिख जाए, ऐसी भाषा में नहीं लिखे वो, क्योंकि मेरे पास रटा हुआ नहीं है। अपने पास तो जैसे अपन देखो ना DVD CD पहले चलती थी पुराने ज़माने में, जैसे अपने को पता है ये गाना सही नहीं है, फॉरवर्ड कर दो। अभी तुमको ऐसा लग रहा है संख्या पद्धति मज़ा नहीं आ रहा, मैं कुछ और पढ़ा दूंगा। अपने पास तो क्या पूरा रिकॉर्ड पढ़ा एकदम, पर ये नहीं पता कैसे, वो अव्यवस्थित रूप में है, अव्यवस्थित हो ही नहीं पाया आज तक, मैं खुद ही नहीं कर पाया 14 साल में। अब आप ये चाहोगे एकदम लाइन टू लाइन सारी चीज़ें, आप केवल एक चीज़ पर फोकस करो। देखो क्या कह रहा, कितने का डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर बच रहा है आपका, आपको कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर करना है, तो कितना हो गया 25। और अब आप इस संख्या से डिवाइड कर दीजिए इसे, तो देखो 8 या 24, कितना शेष बचेगा आपका। लो हो गया सवाल, ये कहा उसने। आगे बात समझ में। अब क्या है कि थ्योरी के चक्कर में पढ़ना अपने को। अभी मैं दोबारा एक क्वेश्चन लिखूं कि किसी संख्या को 30 से विभाजित करने पर 6 बचता है, यदि उस संख्या का 3 गुना करें और फिर 5 से विभाजित करें तो कितना शेष बचेगा। देखो 6 का 3 गुना कितना होता है, 18 होता है, नहीं होता है भाई, 18 होता है। अब 18 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे कितना शेष बचेगा,
हो गया सवाल, ओरली हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सीखना है अपने को। अगर आपसे n गुना स्क्वायर या क्यूब करने ही कहेगा तो ये काम किसके साथ करना है आपको? जो फर्स्ट रिमाइंडर है ना आपका, उसके साथ करना है। संख्या से कोई लेना देना नहीं है। अभी तो भाई साहब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। अभी तीसरा टाइप भी आएगा, फिर चौथा भी आएगा। चौथा आते आते ये बड़ा हो जाएगा। देखो अभी एक एक संख्या में भाग दे रहे ना, ये सबने उतार लिया? अरे सबने नोट कर लिया क्या? अरे यही तो बचा है इसको लिखने में। अच्छा समझ में आ गया? अपने आप कर लेना फिर। अच्छा समझ में आ गया तो अपने आप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो वो मेरे से झूठ बोल रहे हैं कि समझ में आ गया। क्यों छोटू, सही बात है ना? आपका नाम क्या है? तुम्हें सुनाई दिया? थोड़ा तेज बोलना होता है। हाँ मोहन, क्या बात है। आपका? ओ भाई साहब, वो सब इधर ही है क्या यार? फिर तो देखना पड़ेगा भाई साहब। आपका? भरत। भाई छाट छाट के बिठाए एक ही जगह बैठे तीनों। मुकेश, ओ भाई साहब। शुभम, सार्थक। मैं सोच रहा साधन। सार्थक नाम है आपका। चलो नाम तो बढ़िया है। चलो अच्छी बात है। आपके हम नहीं पूछेंगे। और क्यों का जवाब तो इंदिरा गांधी नहीं दे पाई, वो मर गई, प्रधानमंत्री थी। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ भाई साहब। अब क्यों का कोई जवाब नहीं होता, बस आपके नहीं पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न भी उनसे ही पूछना है मेरे को। अभी अच्छा लगेगा ना सवाल पूछने में। अब डरना नहीं है, नहीं पूछ रहा मैं कुछ भी, परेशान नहीं हो आप लोग, टेंशन में आ जाते हो। अब देखो तीसरा वाला जो टाइप है ना, उसमें लिखाने का कुछ नहीं है। अब सीधा प्रश्न आएगा तुम्हारे सामने। देखो किसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है। एवं प्राप्त भागफल को पांच से विभाजित करने पर तीन शेष बचता है। तो उस संख्या को पैंसठ से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? अभी तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न चल गया होगा कि सर अब तक जो हमको प्रश्न कराए आपने, उनमें पहले तो बड़ी संख्या लिखी थी, फिर छोटी से डिवाइड करवा रहे थे। अभी ये छोटी छोटी लिख दी आपने पहले, और अभी इतनी बड़ी से भाग दिलवा रहे। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? यही सीखना है अपने को। तो देखो तीसरे टाइप में लिखने का कुछ नहीं होता है, केवल सीखने का और समझने का होता है। तो समझो ध्यान से। देखो कितनी बार रिमाइंडर दे रखा है आपके प्रश्न में? 2 टाइम दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो आप देखो ऐसे 2 डब्बे बना देंगे, ऐसे यूं और ऐसे। कोई दिक्कत आएगी किसी को? इससे सरल नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। और इससे आप कैसा भी प्रश्न आ जाए ऐसा चुटकियों में कर दोगे। बस अब देखो क्या कह रहा है ये प्रश्न, कि अगर हम 13 का भाग देते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है आपका? जब हम 5 का डिवाइड करते हैं कितना आता है आपका? 3। बात सही है? यही लिखा है आपके सवाल में। अब ये 65 से भाग दिलवाएगा, तो पहले हमारे पास संख्या होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? भाई संख्या होगी तभी तो हम 65 का डिवाइड कर सकते हैं, और अगर संख्या ही नहीं होगी तो हम 65 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं उसे। तो देखो आपको याद क्या रखना है
ऐसी जब स्थिति होती है तो भाई जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं कम से कम एक बार भाग जाता है कि नहीं जाता है। किसी भी संख्या को आप डिवाइड करने की बात करिए तो भाई अगर डिवाइड कम माना जाएगा कि कम से कम एक बार तो भाग जाना चाहिए। ज़्यादा कितना भी चला जाए हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं अगर किसी संख्या को विभाजित करने की बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये संख्या विभाजित है, इसका मतलब कम से कम एक बार भाग तो जाएगा ही जाएगा। ज़्यादा कितना भी जा सकता है। पहले हम आपको सिखाते हैं बिल्कुल छोटा। तो देखो आपको हमेशा यहाँ क्या रखना है, एक। अरे रख देंगे कि नहीं रख देंगे? जब भी ऐसा प्रश्न आएगा यहाँ एक रखना है। देखो 5 का भाग कितनी बार गया था, एक बार। तो 5 से कम कितना हो गया आपका, 5। और कितना शेष बच रहा है आपका, 3। तो 5 और 3 कितना हो गया आपका। इसका मतलब यहाँ संख्या कितनी थी आपकी, देखो 5 का भाग दिया 8 में कितनी बार भाग गया, कितना रिमाइंडर बचा आपका। इसका मतलब 13 का भाग कितनी बार गया था, 8 बार। तो 13 8 कितना हो गया, 104। 104 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 105। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? भाई यहाँ संख्या थी, मैंने 13 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 13 का डिवाइड 105 में 8 टाइम गया था कि नहीं गया था। तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास में, 1। फिर उसने कहा कि जितनी बार डिवाइड किया, देखो लिखा ना उसने कि प्राप्त भागफल, मतलब जो आपका रिजल्ट आया भाग देने के बाद में, उसको फिर आपने किससे डिवाइड किया, 5 से। 5 का भाग मैंने 8 में दिया तो कितनी बार गया, एक बार। कितना रिमाइंडर बचा आपका, 3। बच गया कि नहीं बच गया? अब वो क्या कहना चाह रहा है वो सुनो। वो ये कह रहा है कि अगर इसी संख्या को हम कितने से डिवाइड करें, 65 से, तो देखो 65 एकम 65, कितना शेष बचेगा आपका, 40 बचेगा। और यही क्या है आपका आंसर हो जाएगा। हो गया सवाल। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला कि सर अगर 1 की जगह 2 रखें तो, 3 रखें तो, 5 रखें तो। मैं कह रहा भाई ब्रह्मांड का कोई सा भी अंक रख लो, उत्तर 40 ही आएगा। अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि मास्टर झूठ बोल रहा है। तो देखो इधर अगली वाली स्लाइड पे देखो। अब तुमको जो मन करे वो रखवाओ आप मेरे से। देखो 13 का भाग दिया तो 1, 5 का दिया तो 3। मैंने मान लिया कितनी बार भाग गया था, 2 बार। तो देखो 5 दूने 10 और 3 कितना हो गया आपका, 13। 13 गुणा 13 169 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 170। देखो 170 को आप 65 से डिवाइड करिए, 65 दूना 130 होता है। क्या शेष बचेगा आपका, 40 बचेगा। आया कि नहीं आया बताओ। देखिए 3 रख देते हैं, कुछ देर बाद जाके आप खुद ही मना कर देंगे सर रहने दीजिए। बताता हूँ आपको, 3 रखेंगे। देखो 5 थी, 15 और 3 कितना हो गया आपका, 18। अब तुमसे बेटा 18 गुणा 13 ना होगा, 234 होता है। 234 और 1 कितना हो जाएगा आपका, 235। अब मेरे को तो मुझे नहीं याद है, तुमको याद नहीं है। अब फिर तुम पता देखो ये करोगे स्कूल वाला कार्यक्रम ऐसे, 3 8 24 की 4 हाथ से लगी, 2 3 1 3 और 2 5। फिर ऐसे ही करते हैं पर नहीं करते हैं। जब अपने को पढ़ा नहीं आता तो यही करेंगे। ये नहीं करना अपने को कंपटीशन में, इसीलिए मना कर रहा हूँ, क्योंकि जो 1 रखने पर आएगा वही सब रखने पर आएगा। फिर देखिए कितना हो जाएगा आपका, 235। अब देखो 235 में कितने का डिवाइड करना है आपको, 65 का। 65 गुणा 3 195 होता है। क्या शेष बचेगा आपका, 40 बचेगा। अरे 4 रख के देख लो, 5 रख के देख लीजिए, 6 रख के देखिए, 7 रखिए, 8 रखिए, 9 रखिए, जो तुम्हारा मन करे वो रखिए। उत्तर कितना आएगा आपका, 40 आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो यस या नो, बोलो राधे राधे। समझ में आ गई ना बात एकदम। तो ये था आपका तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट। अभी चौथा इससे भी बड़ा है, तुम तो लिखते जाइए बस। चीजें सीखनी है आपको, सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए अब आपको अलग फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है एकदम? कैसा फील हो रहा है कि देखो पूरे कॉलेज की लाइट गई, अपनी नहीं गई। कहाँ गई तुम्हारी बताओ? ये देख इधर। अच्छा उससे काम है कि इससे काम है? काम इससे है, तो जिससे काम होता है उसी से काम रखा करो, बिना काम की चीज पे ध्यान नहीं देना है। हाँ अच्छे बच्चे तेरे काम किया करो यार। समझ में तो सबके आ रहा है ना? कंफर्म? बहुत बढ़िया, इतने अच्छे बच्चे हैं आप लोग हैं। ये नहीं उतारना है कहीं तुम ये उतारने लग जाओ, ये तो केवल आपको सिखाना था। अब आगे देखिए नंबर 4।
देखिए लिखें प्रश्न, यदि किसी संख्या को क्रम से है, क्रम से का मतलब होता है कंटिन्यूसली, ठीक है, क्रम से है 9,8 व 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2,1,5 प्राप्त होते हैं। ये कहना चाह रहा है कि 9 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, 8 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, और 10 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 5 आता है। यदि इन भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, पलट दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे, तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे अगर इनका हम क्रम पलट दें। जैसे कि देखो पहले क्रम है आपका 9, 8 और 10, अब कह रहा है कि पहले 10 का डिवाइड करो, फिर 8 का करो और फिर 9 का करो, तब भी तो रिमाइंडर आ सकता है। तो देखो पहला काम तो हम जानते हैं, कितने रिमाइंडर दे रखे हैं आपके प्रश्न में, कितने दे रखे हैं, तो डब्बे कितने बनेंगे, 3। देखो अगर 2 रिमाइंडर तो 2 डब्बे, 3 है तो 3 डब्बे, 4 आ जाए तो 4 बनाओ, काम वही करना है अभी जो किए थे, और अभी वाला काम तो तुम जानते हो। देखो ऐसे लिखो, 1 डब्बा, 2 और ये 3। देखो क्या कहना चाह रहा है ये आपसे, ये कह रहा है कि अगर देखो 9 का भाग देते हैं तो रिमाइंडर आता है 2, 8 का भाग देते हैं रिमाइंडर आता है 1, और 10 का भाग देते हैं रिमाइंडर आता है आपका 5। बताओ कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? और आप जानते हो यहाँ क्या रखना है, तो देखो 10 एकम 10 और 5 कितना हो गया आपका 15। बात सही है कि नहीं है? 15 अट्ठे 120 और 1 कितना हो जाएगा आपका 121। और देखिए 9 गुणा 121 करना है, तो देखो 9 एकम 9, 9 दूने 18 और 9 और 1 10, और प्लस में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1091। बोलो बात सही है कि नहीं है? अब संख्या क्या आ गई आपकी 1091। इस बार एक काम ज्यादा है इस सवाल में। ज्यादा क्या है कि ऐसा कैसा आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा बताओ। और आपको संख्या कितनी दे रखी है 1091, क्योंकि इसमें इससे आपसे किसी संख्या का डिवाइड करने की नहीं बोला है उसने ये कहा है कि आपने क्रम क्या था आपका 9, 8 और 10 भाग देने का यही क्रम था। इस क्रम को उल्टा कर दो कि पहले किसका भाग लगाओ 10 का, फिर किसका लगाओ 8 का, और फिर किसका लगाओ 9 का। तो यहां क्या आएगा वो उत्तर बताना है आपको। तो बदल गया कि नहीं बदल गया टाइप आपका? तो देखो 10 का डिवाइड करेंगे, देखो 10 एकम 10, 9 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 0, और 10 से कितनी बार कटेगा 9 बार, तो कितना शेष बचेगा आपका? बात सही है कि नहीं है? फिर देखो 8 का डिवाइड करो, 8 एकम 8, कितने बच्चे 2, 29 हो गए आपके, 8 तिया 24, कितने शेष बचे आपके 5। देखो 9 एकम 9, कितना शेष बचा 4। तो नए रिमाइंडर क्या हो गया आपके 1, 5 और 4। बोलो बात सही है कि नहीं है? चारों टाइप अब आप समझ गए कि नहीं समझ गए? रिमाइंडर थ्योरम का आप एसएससी सीजीएल तक का पेपर दे लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। उतार लो फटाफट। लास्ट स्टेज तक करा दिया मैंने, जो 0 से लेकर टॉप तक आपकी रिमाइंडर थ्योरम होती है वो सारा करा दिया। बिल्कुल नहीं आया? अच्छा उधर वाला आ गया, उधर वाला आ गया। उधर वाले को कुछ नहीं करना आपको। देखो पहले किसका डिवाइड कर रहे हैं 9 का, फिर किसका 8 का, फिर किसका 10 का, इसको पलटना है। देखो लिखा है ना, यदि इन भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, क्रम तो ये है ना, इसको उल्टा कर दो। तो देखो उल्टा किया ना, पहले 10 का भाग दिया, फिर 8 का दिया, फिर 9 का दिया। अब संख्या तुम्हारी निकाल ली थी हमने उधर से, बस इतना ही करना है अपने को। अब भाग देना तो देखो मैं नहीं सिखा पाऊंगा आपको,
वो तो आप ही को सीखना पड़ेगा भाई। अब तुम ये सोचो कि हम भाग देना सिखाएं कि 9 एकम 9 हाथ से लगी दो, ऐसे नहीं होता भाई, ये आपको सीखना पड़ेगा। स्कूल में सीख लिया होगा आपने, नहीं सीखा तो आपकी गलती है। हो गया, चलिए। तीन से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग को चौबीस से विभाजित करने पर हमेशा एक शेष बचता है। अच्छा, आप में से किसी का बड़ा भाई बड़ी बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी का कर रहा हो घर में, तो उन्होंने देखा होगा, कॉपी वॉपी तो देखी होगी 100%। कैसा पढ़ा रहे हैं दिखाओ एक बार, हमको चेक तो करें। क्योंकि देखिए जो एक दो बार कंपटीशन पढ़ लेता है ना, वो एकदम गुरु ज्ञान हो जाता है उसको फिर ऐसा फील होता है बहुत पढ़ लिया यार, अब लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे और आराम से बैठ के पढ़ेंगे। और देखिए भारत में वर्तमान की जो लाइब्रेरी सुविधा है सबसे शानदार है। ज़्यादातर बच्चा जो गांव से आता है निकल के, और जिसको निकल के बाहर आके पढ़ना होता है भाई, कमरे पे किराए पे कमरा लेता है वो, या पीजी में रहता है, कहीं ना कहीं तो रहता है वो, उसके बाद वो तैयारी करता है कंपटीशन की, ठीक है। और आपको पता है जयपुर जैसा शहर राजधानी है जहाँ पूरे राजस्थान का बच्चा आपको मिलेगा, हर ज़िले का बच्चा आपको तैयारी करने के लिए जयपुर में ज़रूर मिल जाएगा। अब आप सोचिए वो बच्चा घर से आता है, अब देखो सोचिए गरीब परिवार का बच्चा भी है, अमीर परिवार का बच्चा भी है, टॉप क्लास लाइफ स्टाइल भी जीने वाले बच्चे हैं, एकदम मध्यम वर्गीय भी हैं और एकदम बिल्कुल निम्न वाले भी हैं। क्योंकि देखो पढ़ना तो सबको है भाई, कंपटीशन सबको करना है क्योंकि नौकरी सबको लगनी है। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न उठता है, लाइब्रेरी मैं कह सकता हूँ वर्तमान का सबसे बेस्ट प्लेस है आपको पढ़ाई करने का, नहीं हर प्रकार का। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अगर वो कमरा लेगा किराए से अगर वो कमरा किराए से लेता है तो उसको देखो कमरे में कूलर लगाना पड़ेगा, गर्मी बहुत पड़ती है जानते हो, और 8-10 हज़ार से छोटा कूलर आता नहीं आजकल। नॉर्मली छोटे से छोटा भी लोगे तो 5-6 हज़ार रुपये उसके खर्च होंगे। आरओ वाटर वो लगा नहीं सकता, एसी वो कमरे पे लगा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो देखो वो क्या सोचता है, आजकल का विद्यार्थी क्या सोच के जयपुर में आता है कि हम लोग 3 या 4 दोस्त हैं, एक कमरा लेंगे, क्योंकि अपने को रात्रि सोने के लिए चाहिए बस। और रात्रि में आप जानते हो 11-12 बजे के बाद में गर्मी का माहौल समाप्त हो जाता है। उसके बाद एक ऐसा पीक पॉइंट होता है कि आप कैसे भी माहौल में बैठ जाइए आपको नींद आ जाएगी। बच्चे के दिमाग में लाइब्रेरी की फ़ीस देखिए 300, 400, 500 रुपये 12 घंटे की फ़ीस होती है 1 महीने की। अब आप सोचिए उस 500 रुपये में उसको 24 घंटे तो वाईफाई फ्री मिल रहा है, जिसका उसको रिचार्ज कराने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो उसके 399 तो वो बच गए महीने के, पहला पॉइंट। दूसरा, ठंडा पानी मिलेगा, एकदम चिल्ड आरओ वाटर मिलता है। तीसरा, फुल टाइम एसी मिलती है। चौथा, अगर मन कर रहा तो दरी सो ले, कौन मना कर रहा है भाई, अपनी कुर्सी पे आप बैठे हो ना, सिर रखो अपनी टेबल पे, सो जाओ। अरे स्कूल में भी तो सो लेते हैं अपन, कॉलेज में भी तो सो लेते हैं कभी कभी, इधर तो एसी वेसी नहीं होती फिर भी सो जाते हैं अपन, उधर एकदम टॉप क्लास। एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि वहाँ आपको हर दूसरा बच्चा पढ़ते हुए दिखेगा,
तो आपकी सोने की इच्छा नहीं होगी। फिर आपके अंदर एक उत्तेजना जगेगी कि यार जब ये पढ़ रहा है, जब ये लड़की पढ़ सकती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं भी पढ़ूंगा यार। जब ये उठ के चले जाएंगे इधर से, तब अपन सो सकते हैं, वरना अगर ये पढ़े कि शाम के 8 बजे तक, रात के 9 बजे तक अगर पढ़ेंगे, और लाइब्रेरी का टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ओपन होती हैं। आप आराम से सुबह 6 बजे आओ, रात के 12 बजे तक बैठो, कौन मना कर रहा है? वही 500 रुपये में। बताओ कहाँ सुविधा मिलेगी आपको? पीजी में भी नहीं मिलेगी। फिर आपको एसी तो मिलती है क्या? नहीं मिलती है। तो बताओ फ़ायदा है कि नुकसान है? तो फ़ायदा है। बार बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर आप इतना कैसे पढ़ा लेते हो, थकते नहीं होगा? मैंने कहा भाई देखो पैसा दिखता अपने को यार, इसलिए थकान आती नहीं है। हाँ, कोई अगर हमसे फ्री में करवा रहा हो कि नहीं भाई पढ़ाना है, फ्री में पढ़ाना है, तो शायद आलस आएगा शरीर में। लेकिन समझिए किसी चीज़ को, जैसे कि देखो मैं आपको बता दूं, हमारे संस्थान की सबसे अच्छी खासियत, हम जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ से हम आपको पढ़ाने आए हैं, किसी विशेष रिक्वेस्ट पे ही आए हैं। और वैसे तो मैं बहुत दिन से जानता था, लेकिन पढ़ाने का मन नहीं था। गुरुजी बोले कि नहीं यार जाना है पढ़ाने वहाँ। मैंने कहा सर जब आप कह रहे हैं तो जाएंगे भाई साहब। हमारे संस्थान का नियम है 27 लास्ट 28 इन 2 दिवस में सैलरी क्रेडिट हो जाती है, सैलरी आ जाती है हमारे अकाउंट में। अब महीने में लास्ट के दिन तुम पढ़ाओ मत पढ़ाओ, छुट्टी ले जाओ। अभी तो देखो 3 दिन की छुट्टी है हमारी आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई एग्ज़ाम ही है कि मोस्टली बच्चे CET का पेपर ज़्यादातर देंगे। आप लोगों का स्टार्ट हुआ है अभी, हम लोग बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, तो सारे बच्चों का पेपर है आज का और कल का, तो छुट्टी है। आज की छुट्टी, कल की छुट्टी, परसों संडे है, परसों की भी छुट्टी है। 30 तारीख को ओपन होगा। गुरुजी बोले यार 3 दिन छुट्टी रहेगी, मेरा स्टाफ घर जाएगा भाई 3 दिन। भाई देखो 3 दिन का अगर अवकाश है तो स्टाफ क्या सोचता है कि चलो अपन घर होके आ जाते हैं, और ज़्यादातर सभी लोग बाहर के रहने वाले हैं। गुरुजी बोले यार तुम कल ही डाल दो। मैंने कल ही डाल दी सबकी सैलरी। बोला घर जाएगा तो कम से कम इस पर पैसा रहेगा, तो अपने बच्चों के लिए यूज़ तो करेगा। अभी वापस घर जाए 3 दिन के लिए, महीने का अंतिम चल रहा, तो पैसा किसी पर नहीं बचता है। बोला अब इस पर पैसा तो है नहीं, ये घर जाके करेगा क्या? तो आप सोचिए, ऐसी सोच भी विकसित करने में समय लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उस सोच को विकसित करने के लिए समय क्यों लगा आदमी को? क्यों? क्योंकि आदमी ये सोचता है अरे यार पैसा दबा के रखना चाहिए। मार्केट की वैल्यू यही है, आप काम कर लीजिए, काम करने के महीने के 10-15 दिन के बाद वो सोचेगा कि तुमको सैलरी मिलेगी, फिर वो तुम्हारा रखेगा अपने पास में कि भाग नहीं जाए। गुरुजी बोलते देख भागेगा भाग जाएगा, नहीं काम करेगा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इंसान की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाए ना, वो अगले महीने डबल जोश से काम करता है। ये आपको भी सीखना है। इससे क्या पता चला आपको? इससे ये पता चलता है आपको कि आपको तब तक मेहनत करनी है जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाए। एक पेपर पे जाके नहीं रुकना है अपने को। अगर आप सरकारी पेपर की तैयारी में जुट गए तो आपको स्टॉप तब करना है जाके जब आप अपनी मंजिल को पालो, एंड हो जाए बिल्कुल कि हाँ भाई अब अपन सेलेक्ट हो गए। फिर आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करनी है या नहीं करनी है। अरे लोग तो भाई एक साथ 6 नौकरी पा लेते हैं। अब तुम एक के लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। एक नौकरी मिलना कठिन होता है, फिर तो तुरंत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है अपने आप, क्योंकि उसको खुद लगने लगता है कि मेरे को अब सीखने को मिल गया है, मैं बहुत सारी चीज़ें अब क्या कर गया हूँ, सीख गया हूँ यहाँ से। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। बाकी देखो पढ़ा तो कितना भी दो, तुम वही करोगे जो तुम्हारे दिमाग में चलता है। मैं कितना भी समझाऊँ तुमको, मैं कोई और समझाए, विद्यार्थियों को करना वही होता है जो उसके दिमाग में आता है। बाकी तो देखो अब अपन तो समझा ही सकते हैं आपको, अभी मारेंगे थोड़ी कोई। देखो क्या कह रहा है ये, 3 से बड़ी। पहले तो इस लाइन को समझो, ये क्या कह रहा है, 3 से बड़ी क्यों ली है, उसका रीजन समझें। देखो प्राइम नंबर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर में सबसे छोटा क्या होता है आपका, 2 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। क्या 4 और 9 25 से 24 से डिवाइड हो सकता है? क्योंकि 1 नंबर की जो 1 डिजिट की नंबर है उसको आप 2 डिजिट नंबर से डिवाइड थोड़ी कर सकते हैं। भाई 1 अंक की संख्या को आप 2 अंक की संख्या से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, कभी भी कर सकते हैं क्या? इसलिए क्या लिया है इसने, 3 से बड़ी। और जैसे ही देखो 2 और 3 निकल जाएगा तो क्या आएगा फिर आपका
5। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25। 24 से डिवाइड करिए, कितना बचा आपका, एक रिमाइंडर बचा। इसके बाद देखो क्या आएगा आपका 7, 7 का स्क्वायर क्या हुआ आपका 49। 24 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर बचा आपका 1। इसके बाद क्या आता है आपका 11, 11 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1। 24 से डिवाइड करिए, क्या रिमाइंडर बचेगा आपका 1। इसके बाद आता है आपका 13, 13 का स्क्वायर करिए 169। 24 से डिवाइड करिए, 7 टाइम जाएगा, क्या रिमाइंडर बचेगा आपका 1। देखो 17 का स्क्वायर करिए, 17 का स्क्वायर क्या होता है आपका 289। 24 से डिवाइड करिए, देखो 24 इंटू 24 और 24 टू 48, क्या बचेगा आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर देखो 19 का स्क्वायर करिए तो कितना आया आपका 361। 24 का भाग दिया, देखो आपने 24 एकम 24, 12 बचेंगे, 121, 24 पंजे 120, क्या शेष बचा, एक शेष बचा। फिर आप 23 का देखिएगा, 23 का कितना होता है आपका 529। 24 का डिवाइड करेंगे, देखो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, क्या शेष बचेगा। इतना ही बहुत है कि और लिखूं, किसी का भी लिख लो, तुमको जितनी भी अभाज्य संख्या याद है ना, किसी को भी लिख लीजिए, ऑलवेज टाइम आपका रिमाइंडर क्या आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब सुनो ध्यान से, लिखना नहीं है अभी, समझना है। हाँ, लिखने वाले कीड़ों पर गुस्सा आता है मेरे को बाद में। अब देखो जैसे कि देखो एक संख्या, दो संख्या, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं जैसे, तो देखो 25 और 49 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 74। और जब 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आया, देखना आपका आया कि नहीं आया। अच्छा 1 और 1 को ऐड करके भी कितना आता है। अच्छा इन तीनों को ऐड कर दें, जैसे इन तीनों को ऐड करें तो देखो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा आपका 195, कितना हो जाएगा आपका 195। देखो 24 का भाग 8 बार देते तो 192 होता है, तो कितना शेष बचा आपका, एक और एक जुड़कर भी कितना हुआ। इससे क्या समझ में आया, जितनी संख्या उतना शेषफल। संख्या 2 है तो 2 बचेगा, संख्या 3 है तो 3 बचेगा, संख्या 4 होंगी तो 4 बचेगा, संख्या 5 होंगी तो 5 बचेगा। देखो क्या देगा वो प्रश्न में, ये काम की बात है। अब आपके दिमाग में आया कि सर चलो जोड़ तो लिया, चलो दोनों को गुणा कर लेते हैं। देखो 25 इंटू 49 इतना आता है। देखो डिवाइड करो 24 से, 24 पंजे 120, कितना बचा 2। 25 में दिया 24 एकम 24, क्या शेष बचा आपका। अच्छा 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा। तो ध्यान रखो ध्यान से कि जितनी संख्या अगर जोड़ का प्रश्न दिया है तो जितनी संख्या उतना शेषफल, और मल्टीप्लाई दिया तो हमेशा 1 आएगा, संख्या कितनी भी हो जाए। लेकिन योग वाले में ध्यान रखना, अगर संख्या 24 हो गई तो शेषफल कितना आएगा 24, और 24 में 24 का भाग चला जाएगा तो 0 बचेगा। आई बात समझ में नहीं आई। भाई देखो एक एक करके 24 संख्या हो गई आपकी, तो कितना बचा आपका 24, और 24 में तो 24 का डिवाइड जाता है, तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। ये मैं लिखाऊंगा आपको, तो देखो ध्यान से, यदि प्रश्न योग का है तो जितनी संख्याएं उतना ही शेष बचेगा, एवं गुणनफल के प्रश्न में हमेशा एक शेष बचेगा। यदि योग के प्रश्न में दी गई संख्याएं 24 या 24 के गुणज में हो, मतलब या तो 24 संख्या दे रखी हो, 48 दे रखी हो,
72 संख्याएं दी हो, 120 दी हो, मतलब 24 के गुणज में होनी चाहिए, दी हो तो हमेशा जीरो शेष बचेगा। चलिए इनको और नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, सबका नोट हो गया। तो देखो मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, तो आपने किस चीज़ को छोड़ने का निश्चय किया है, बताया था ना, किसी अपनी बहुत गहन चीज़ को छोड़ना पड़ेगा तब जाके नौकरी लगती है। तो किसी चीज़ को छोड़ने के लिए सोचा आपने, किसको? तूने सोच लिया? अब भाई साहब, अरे भाई साहब 1 महीने पहले ही सोच लिया था, अग्रगामी है भाई साहब ये, एकदम साइड हो जाए। लीजिए, आपने सोच लिया सबने, अच्छी बात है। हाँ, नहीं सोचा अभी, सोचना। देखिए आप अपनी किसी बहुमूल्य चीज़ को छोड़ दीजिए कि भाई अगर नौकरी लगेगी तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना मैटर ही खत्म। आपको जो भी, जब देखो किसी को शॉपिंग करना पसंद होता है तो आप सोच लो दिमाग में, शॉपिंग ही तब करेंगे जब सरकारी नौकरी लगेगी, वरना करेंगे नहीं भाई साहब। क्योंकि देखो बिना शॉपिंग का मर थोड़े ना आदमी, नहीं मरता कभी भी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको थोड़ा दृढ़ निश्चय तो करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हैं तो ही, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही कह दिया कि हाँ ठीक है छोड़ेंगे, मैंने कहा चलो आज देख लेते हैं फिर देखेंगे बाद में। ऐसा होता है लोगों के साथ में, जो पीने वाले होते हैं ना, उनके दिमाग में यही चलता है, मैंने कहा भाई साहब कल से दारू पक्का छोड़ देंगे अपन, पर चलो आज पी लेते हैं, पेट भर के पी लेते हैं, क्योंकि कल से छोड़नी है अपने को। वो भाई साहब पीने के बाद भूल जाता है कि मैंने छोड़ने की सोची थी, दूसरे दिन फिर बैठ जाएगा शाम को, बोले यार कल से छोड़ेंगे, अब आज और पी लेते हैं, लाओ कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही चलता है आदमी के दिमाग में। आप भी तो सुबह उठने का निश्चय करते हो ना डेली, कि आज तो 5 बजे उठेंगे भाई साहब, और फिर कहते हैं मैंने आज सो लेते, कल से उठेंगे यार। वो कल कभी आती नहीं है, आती है क्या कभी? नहीं आती है जीवन में। तो सोचना तो पड़ेगा आपको। बाकी देखो सोच लोगे तो बढ़िया है। जैसे देखिए किन्हीं 4 अभाज्य संख्याओं के योग को चौबीस से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? किन्हीं 4 अभाज्य संख्याओं के योग को 24 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? तो देखो संख्या कितनी है, तो शेषफल भी कितना बचेगा? खत्म सवाल। तो बताओ इससे सरल मिलेगा आपको कहीं? क्योंकि तुमको थोड़ी पता कौन सी संख्या की बात कर रहा है। भाई प्राइम नंबर्स तो बहुत सारी होती है, कहीं पर भी चले जाइए आप, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी प्राइम नंबर की बात कर रहा है? इसलिए याद क्या रखना है, जितनी नंबर्स होती हैं उतना ही रिमाइंडर होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखो जैसे इसने कहा किन्हीं सॉरी एक छोटी सी गलती हो गई, रुक जाइए।
वर्गों के योग को ठीक है। अब आगे लिखो, किन्हीं 30 अभाज्य संख्याओं के वर्गों के योग को 24 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो देखो संख्या कितनी है आपकी 30 है, तो आपको पता है देखो 24 तक तो 0 हो जाएगा, बाकी कितनी बची 6, तो आंसर भी कितना आएगा आपका 6। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई आपको भाई। देखो 24 संख्याओं में 24 बचेगा, फिर 24 में तो 24 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, लेकिन फिर कितनी संख्याएं बचेंगी आपकी 6। और वैसे ही दिख रहा है 30 में 30 बचेगा और 30 में 24 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 रिमाइंडर आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत किसी को। जैसे कि देखिए किन्हीं 5 अभाज्य संख्याओं के वर्गों के गुणनफल को चौबीस से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। तो देखो संख्या कितनी है आपकी 5, लेकिन उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार कैसा दे रखा मल्टीप्लाई वाला, तो आंसर क्या आएगा हमेशा आपका 1 आएगा। याद आ गया कि नहीं आ गया। तो देखिए यदि आपका एडिशन वाला क्वेश्चन दे रखा, जोड़ करने वाला दिया हुआ है, तो जितनी संख्या होंगी उतना शेष बचेगा। यदि 24 या 24 के गुणज में संख्या दे रखी है तो हमेशा 0 बचेगा। और अगर आपको संख्या जो आपको दे रखा है प्रश्न में वो गुणा वाला क्वेश्चन दे रखा है तो हमेशा कितना शेष बचेगा आपका 1 बचेगा। अब बताओ कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कल आपको फार्मूले लिखा रहे थे हम, याद आया आपको, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, वो अधूरा छूट गया था क्लास छूटने के चक्कर में। वहीं चलते हैं वापस लौट के। मेरे को बहुत देर बाद याद आता है क्या पढ़ा रहे थे कल। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैं दिन भर में 4 विषय पढ़ाता हूँ, तो मेरे को खुद याद नहीं रहता किस में क्या पढ़ा रहे, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मेरे साथ में। मैथमेटिक्स आपको भी पढ़ा रहा हूँ, उधर भी पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो वो पूरा एकदम मिक्स हो जाता है मामला कि यार कभी राज्यपाल मुख्यमंत्री याद ही नहीं रहता मेरे को। अभी पता है लड़के की कमजोरी आपके साथ होगा, वो लड़के की कमजोरी सबसे बड़ी कंपटीशन में। जैसे कि मान लीजिए मैं जीके पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, और मेरे को कुछ आता है नहीं आता है, उससे तुमको क्या लेना था। मेरे को तो पेपर थोड़ी देना है, पेपर किसको देना है, बच्चा ट्राई करता है मास्टर को, इस मास्टर को कितना आता है। भाई ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकालो पहले, मास्टर को कितना आता है उससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि आपकी शिक्षण सहायक सामग्री आपके साथ होनी चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी के साथ में किताब पेन कॉपी होता है कि नहीं होता है, तो टीचर भी अपना नोट्स लेके आ सकता है, उसको पेपर थोड़ी देना भाई, उसको केवल वो सिखाना है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। उसको कितना आता तुमको क्या लेना देना उससे। अच्छा मेरे को कितना आता तुम्हें क्या मतलब भाई, तुम सीख पा रहे नहीं सीख पा रहे ये ज़्यादा जरूरी है। मेरे को तो बहुत कुछ आता, मेरे को परीक्षा थोड़ी देनी है, परीक्षा किसको देनी है, आपको देनी है। तो आपको कितना आता है ये सीखना है अपने को, टीचर को कितना आता है। हम लोग सबसे पहला टारगेट यही रखते हैं कि देखो नया टीचर आया भाई साहब, अब इसको चेक करेंगे इसको कितना आता है। और देखो मैं आपको बता दूं, मैं चाहे आपको मैथ्स पढ़ाऊं, मैं चाहे आपको रीजनिंग पढ़ाऊं, मैं चाहे आपको पॉलिटी पढ़ाऊं, मैं चाहे आपको कंप्यूटर पढ़ाऊं, आप मेरे को कभी कुछ लाते हुए नहीं देखेंगे।
इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तुम साल भर पढ़ लेना मुझसे, कभी कुछ लाते हुए नहीं देखेंगे मेरे को हाथ में। ऊपर वाले ने स्मृति मेमोरी बहुत तेज दे रखी है। आप ये कह दो कि आपको ये विषय पढ़ाना है गुरुजी, 1 घंटे का समय दे देना, 1 घंटा बाद तुम्हारे जो मन में आया ना वो पूछ लेना तुम मेरे से, लेकिन 1 घंटा देना पड़ेगा तुमको। अब आप सोचो, तुम कहोगे सर 1 घंटे में 2-3 पन्ने पढ़े जाते हैं, मैं पूरी किताब पढ़ लूँगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। एक्चुअलिटी उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उन चीज़ों को मैंने पढ़ा है ना पहले, मेरे को देखना ही है। अब ऐसा थोड़ी तुम ये कहोगे सर उर्दू पढ़ाओ, उर्दू थोड़ी पढ़ाई जाती है भाई, उर्दू कंपटीशन में आती है उर्दू वालों के लिए। जनरल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, जो चीज़ें आपके कंपटीशन में पूछी जाती हैं, नॉर्मल, क्योंकि देखो एग्जाम हमने भी दिए हैं भाई, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट कोई डाउनलोड थोड़ी किए गए कि सीधा मास्टर बना दिया किसी ने। जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं वो जगह हम लोग क्रॉस करके आए हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करें। देखो मैंने आपको मेरा खुद का बैकग्राउंड बता दिया बहुत अच्छे तरीके से कि मैं बिल्कुल एकदम निम्न स्तर से उठ के आपके सामने हूँ। उस निम्न स्तर के बावजूद भी देखो मैंने पॉलीटेक्निक किया, गवर्नमेंट कॉलेज से किया, उसके बाद मैंने बीटेक किया, गवर्नमेंट कॉलेज से किया, मैंने एमटेक किया, गवर्नमेंट कॉलेज से किया, ठीक है। मैंने पीएचडी कर लिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। मैंने प्राइवेट कॉलेज की शक्ल नहीं देखी आज तक, नौकरी जरूर प्राइवेट कर रहा हूँ। देखो प्राइवेट स्कूल नहीं देखा, प्राइवेट कॉलेज नहीं देखा, मेरे को यही नहीं पता प्राइवेट होता कैसा है। जब मैं पहली बार इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट नौकरी करने गया था तो मेरे को ऐसा लगा तानाशाही जैसा, मैं छोड़ के आ गया भाई साहब। मैंने, आपने खूब नाम सुना होगा विप्रो का, बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनियों में नाम आता है विप्रो का, जिसमें मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्टेड था बेंगलोर में। अगर नौकरी का टाइम देखो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक, ना तो दिन तुम्हारा ना रात्रि तुम्हारी। मैंने कहा भाई मेरे से ये मजदूरी नहीं होगी। मैंने पिताजी को डायरेक्ट बोल दिया, मैंने कहा साहब मैं घर आ रहा हूँ। बोला भाई अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है। मैंने कहा देखो ये पैकेज समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझिए किसी चीज़ को, आपकी दिनचर्या बिगड़ गई भाई साहब। आप सोचिए दिन के 12 बजे नौकरी है आपकी, बैंगलोर जैसे ट्रैफिक में आपको 10 बजे निकलना पड़ेगा, रात को 12 बजे छूटोगे, 2 बजे तुम घर आओगे, और 2 बजे सो जाओ, 8 बजे उठो। काय का जीवन भाई। फिर कोई कहेगा तुम फोन नहीं उठाता है, तुम बात नहीं करते हो, कंपनी में एकदम स्ट्रिक्ट है, प्रतिबंधित है कि आप मोबाइल नहीं चला सकते। वो कंपनी भाई ढेर सारा पैसा दे रही है ना तुमको, तो पैसा दे रही है नौकरी करने का, बातचीत करने का नहीं दे रही है भाई। खाना दे रही है, एसी दे रही है, केबिन दे रही है, टॉप क्लास पैसा दे रही है, गाड़ी, ड्राइवर, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जीवन तो छीन लिया ना भाई तुम लोगों ने। ऐसे जीवन का करोगे क्या आप बताओ, जिसमें आप परिवार के साथ नहीं रह सकते। मैंने कहा देखो मैं कुछ भी कर लूँगा घर आके, लेकिन मेरे से ये मजदूरी नहीं होगी। वो पिताजी सब रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं मेरे को, बोले भाई पागल हो गया है। मैं साहब मैं पागल ही समझो तुम मेरे को, मैं नहीं कर पाऊँगा। अच्छा मैं घर आ गया, इतना पढ़ाई करके गया था उधर जो मैंने अभी आपको बताया, मैं घर आ गया लौट के। अब मेरे से पिताजी पूछते क्या करेगा, मैंने कहा अभी मेरे को नहीं पता क्या करना है, अभी मेरे को तुम सोने दो, कम से कम 3-4 दिन आराम करना है, क्योंकि मैंने आराम नहीं किया है। रात्रि की निंद्रा तो ली नहीं, क्योंकि रात को 9-10 बजे सोना चाहिए, जहाँ आप 2 बजे सो रहे हो। मैंने कहा पहले 4-5 दिन आराम करूँगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 1 महीने बंद रहा था घर में, कहीं नहीं गया भाई साहब। मैं कोई रिश्तेदार, किसी का फ़ोन नहीं, स्विच ऑफ कर लिया, सब बंद। 1 महीने बिल्कुल शांति से बैठ गया मैं। माताजी पिताजी टेंशन में, बोल के यार इतना पैसा खर्च कर दिया इसने। मैं 3 महीने बाद छोड़ के भाग गया था वहाँ से। 3 महीने तो बहुत कैसे काटे वो मेरे को पता है। पिताजी बोलते क्या करेगा भाई, बैठ जाते वो डेली आके मेरे पास। मैंने कहा देखो अभी कुछ नहीं पता, बढ़िया मेरे कमरे में टीवी लगी हुई थी, बढ़िया टीवी देखना, दिन भर सोना, दूसरा कोई काम नहीं। अब आप जानते देखो माताजी का प्यार एक अलग लेवल का होता है, खाना, दूध, चाय, जो भी है, मतलब सब व्यवस्था एकदम ओके। मैंने कहा कहीं जाना ही नहीं अपने को। अब अपने को एकदम अलग फीलिंग आने लगी कि यार 20-25 दिन बाद अपने को एक दिमाग में एक प्रश्न उठा कि भाई चल मान ले तूने 3 महीने में थोड़ा बहुत कमाया है, ये खर्चा हो जाएगा, फिर क्या करेगा भाई। मान लीजिए 3 महीने का आपका जो वेतन मिला वो थोड़ा बहुत है आपके अकाउंट में, लेकिन जब ये खर्च हो जाएगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन खर्चा तो चल ही रहा है, फिर क्या करेगा, ये प्रश्न मेरे दिमाग में उठा। और ये बातें हैं 2013-14 की। सोचो उस समय तो डिजिटल ही नहीं था, पूरा एकदम अलग लेवल था बिल्कुल। बढ़िया सेट मैक्स चलाओ तो सीधा सूर्यवंशम दिखती है, दूसरी पिक्चर ही नहीं आती उस पर। अच्छा तुम लोग देखते हो ना, वही आती है ना ज़्यादातर। पिक्चर अच्छी थी,
उसमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, पता है आपको क्या सीखने को मिलती है? कि आप अपने रुतबे को बरकरार रखो, चाहे 1 रुपया नहीं कमाते हो। जब तक तुम रुतबा नहीं रखेंगे पैसा नहीं कमा सकते। उसका रीज़न है आपको अपने रुतबे को उस तरीके से बनाना है कि देखो इतना पैसा तो है नहीं, रुतबा ऐसा चाहिए तो कमाना पड़ेगा भाई साहब, कमाना पड़ेगा, नहीं कमाना पड़ेगा, अपने आप कमा के लाएगा 6 बार। भूख लगती है ना, अपने आप आ जाता है। कहाँ से आता है किसी को नहीं पता। आपके घर में पैसा कहाँ से आता है, कभी पिताजी से पूछा? नहीं पूछा। आपको मिलता है ना समय पे, आपको खाना मिलता है, बढ़िया सारी सुविधाएं मिल रही हैं, टेंशन खत्म। मेला देखने का पिताजी मेला दिखा के लाएंगे, सब कुछ कराएंगे आपको। फिर 1 महीने बाद किसी ने सलाह दी कि सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है, उसकी तैयारी कर ले। मैंने कहा भाई मैं 11 साल पढ़ के ही आया हूँ, अभी घर वालों से अगर मैंने ये कहा ना पढ़ना है तो भाई ये घर में नहीं घुसने देंगे मेरे को। भाई उनको तो ये उम्मीद है ना, गांव का निकला हुआ लड़का कि छोरा इंजीनियर हो गया, अभी छोरा दोबारा से पढ़ने जाएगा। तो भाई आप जानते हो, देखो घर में सबसे बड़ा हथियार कौन होता है? माता जी। अब आप जानते हैं कि देखो बड़े वाले भाई साहब, उनकी शादी हो चुकी थी, तो मैंने माता जी से नहीं कहा क्योंकि मेरी माता जी थोड़े से डेंजर जोन वाली हैं। मैंने भाभी से कहा भाई साहब, मैंने कहा मेरे को पढ़ना है और मेरे को अब तुम 6 महीने और दे दो। बोले भाई तू 9-10 साल से पढ़ी तो रहा था। मैंने कहा 6 महीने दे दो। अब ये बात पिताजी तक पहुंचती है, पिताजी बड़े प्यार से बुलाते हैं भाई साहब, बोलते भाई तू 6 महीने में कहाँ उखाड़ लेगा ये बता हमको। मैंने कहा मैं 6 महीने में अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा जॉब कर लूँगा, बिल्कुल मना नहीं करूँगा। मैं मेरे जीवन को ये समझो त्याग ही दूंगा एक तरीके से, जैसा मिलेगा मैं वैसा कर लूँगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की जॉब तो मुझे वापस भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। बोलते ठीक है भाई तेरी मर्जी है, कर ले। मैं तैयारी करने गया पटना, बिहार। दुनिया बिहार से इधर नौकरी करने आती है, अपन बिहार तैयारी करने गए। मैंने सीजीएल का 1 अटेम्प्ट दिया, मेरा प्री टॉप क्लास हुआ। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं एसएससी के, एक मैथ्स का पेपर होता है, एक इंग्लिश का होता है। मैथ्स के पेपर में 200 आउट ऑफ 200 एकदम ओके। इंग्लिश के पेपर में 34 नंबर आए भाई साहब मेरे। इतना पढ़ने के बावजूद मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये सीखना है आपको। मैंने 2nd अटेम्प्ट दिया 6 महीने के बाद, क्योंकि पहले हर 3 महीने में एसएससी होता था, फिर एसएससी 6 महीने में होने लगा, अब एसएससी 3 साल में होने लगा है, अंतर है। मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, दूसरे अटेम्प्ट में मेरे 108 नंबर आए थे इंग्लिश में। मैंने कहा भाई नहीं हो पाएगा, क्यों देखो फालतू में रगड़ने से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुरंत फील हो गया कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। उस समय क्या होता है, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे टीचर, उनका कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है भाई साहब, जो हमको मैथ्स पढ़ा रहे थे। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं आज टीचर हूँ, मैं चला जाता हूँ, तो आपके लिए मैथ्स का टीचर लाया जाएगा, आप लोग पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा तभी पढ़ेंगे, नहीं है तो तुम क्या करोगे, मना करोगे। अब भाई उस टीचर को जाने के बाद में खूब सारे टीचर आए कोचिंग में। एक टीचर आया, नहीं मज़ा आया यार, दूसरा आया, नहीं मज़ा आया, कम से कम 7-8 टीचर बदल गए भाई साहब, लेकिन वो फीलिंग नहीं आई जो टीचर दे रहा था। तो मैंने ऐसे जोश जोश में बोल दिया भाई साहब, मैंने कहा इससे बढ़िया तो मैं ही पढ़ा लूँगा यार। अभी बोल तो दिया, जब लड़के अपन स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना तो अपन बोल देते हैं जोश में, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि इसका रिएक्शन कैसा होगा। वो डायरेक्टर बात पकड़ लिया भाई साहब, बोला पढ़ा देगा। मैंने कहा हाँ इससे बढ़िया पढ़ा दूंगा, जो ये तुम अभी ये नया लड़का लेके आए हो इससे बढ़िया पढ़ा दूंगा मैं। बोलते ठीक है तो पढ़ा दे। फिर उनको तो मास्टर चाहिए था। मैंने कहा तो देखो इस बैच को नहीं पढ़ाऊंगा जिसमें मैं बैठ के पढ़ रहा। भाई ये मेरे को 7 महीने से जानते हैं, अब मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, ये अच्छा तुम में से कोई खड़ा होकर इधर आ जाए, तुम क्या कहोगे, ये क्या पढ़ाएगा, कल तक तुम्हारे साथ बैठ रहा था ये, अब क्या पढ़ाएगा। अच्छा फीलिंग आती है नहीं आती अपने दिमाग में। बोले टेंशन नहीं ले तू, यही बैच पढ़ाना है, जिम्मेदारी। तो मैंने कहा सर मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन पूरा जो मैनेजमेंट स्टाफ जितना भी है, जो 10-12 लोग हो, आप सबको क्लास में बैठना पड़ेगा जिससे कि ये शोर ना करें। अब सोचिए मेहता ग्रुप के जितने भी बड़े लोग हैं वो यहाँ आके बैठ जाएं, तुम में से किसी को खड़ा कर दो, कोई चू चौपट करेगा क्या? नहीं करेगा। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पूरा 2.5 घंटे पढ़ाया उनको उस क्लास में। डेमो था वो, जिसे डेमो कहते हैं ना अपन, 2.5 घंटे का डेमो। मैंने उन्हीं बच्चों से पूछा डायरेक्टली, ऐसे ही माइक लगा के पूछा, मैं बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बोले जो तुम्हारा मन करे। मैंने कहा देखो अभी गुरुजी लेटेस्ट तुमको औसत पढ़ा के गए हैं, गुरुजी तो रामपुर चले गए। मैंने ऐसे ही बोला डायरेक्ट, भाई टिकट कटने के बाद तो रामपुर ही जाता ना आदमी, ऊपर जाता नहीं जाता है। मैंने कहा गुरुजी तो चले गए, मैं तुमको औसत पढ़ाता हूँ। मैंने भाई साहब एज इट इज फोटोकॉपी कर दिया, जैसा पढ़ाया था ना उन्होंने, डिट्टो एक एक प्रश्न एक एक लाइन फोटोकॉपी कर दी।
आप सोचेंगे नहीं 2.5 घंटे के बाद क्या हूटिंग हुई उस कमरे में, क्या एकदम अलग ही लेवल का माहौल हो गया 2.5 घंटे बाद। मास्टर बोला हम तुमको 6,000 रुपया देंगे। मैंने कहा मजा आ गया यार भाई साहब, भाई मैं घर से 10,000 मंगाता हूँ, मैं तुमको ये बात कल बताया था, याद आया आपको? कोई दिक्कत नहीं है। अब रुतबा देखो तुम लोग, मैंने ये बताया ना रुतबा कैसे होना चाहिए। मैंने 3 ही महीने पढ़ाया, क्यों मैं 3 ही महीने नौकरी किया था, तो मेरे दिमाग में तो भाई साहब वही पैसा था ना कि अपन भाई साहब उधर से यार 55,000 की नौकरी छोड़ के आए हैं, और उस ज़माने में 55,000 देखो बहुत होता था। मेरे दिमाग में फीलिंग थी भाई साहब, मैं क्या उनकी 2-3-4 क्लासें लिया और उसके बाद पटना में घूमना स्टार्ट कर दिया। खूब सारी कोचिंगें चलती थी, पूछना ट्राई किया, किसी ने कहा कि हम मैथ्स के टीचर को 35,000 देते हैं, किसी ने कहा हम 45,000 देते हैं। एक टाइम्स कोचिंग चलती है, उसने मेरे को बोला कि हम तुमको 60,000 रुपये देंगे महीने का, 10 घंटे पढ़वाएंगे। मैंने कहा यार ये तो सीधा 10 गुना हो गया भाई साहब। मैंने कोचिंग वाले को आगे बोला, मैं गुरुजी मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा अब। बोले भाई क्या हो गया तेरे को? मैं यार तुम तो बच्चे के साथ अत्याचार कर रहे हो। बोला क्यों? मैं सर देखो सैलरी बढ़ाओ यार, 6,000 रुपये में कौन पढ़ाता है, क्योंकि मेरे को ये पता चल गया था ना मार्केट में खूब सारा पैसा मिलता है। बोलते तो चल ठीक है तेरे को 10,000 दे देंगे। मैंने कहा नहीं साहब 60,000 रुपये चाहिए। मजाक नहीं कर रहा मैं, आप इस चीज़ को सीरियस लीजिएगा। मैं डायरेक्ट बोल दिया मैं सब 60,000 रुपये चाहिए महीने का, क्लासे चाहे तुम 10 लगा देना मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। भाई साहब उस डायरेक्टर ने तुरंत हाँ कर दिया। उसके बाद मेरे को पता चला कि जो टीचर एक्सपायर हुआ था ना वो 1,40,000 रुपये लेते थे महीना के, तो भी 80,000 तो बच गए ना उसके। उसने तुरंत हाँ कर दिया, मैंने कहा ओके, और 2 महीने का एडवांस दे दिया भाई साहब तुरंत। पहले कैश मिलता था वन ले जाओ, लेकिन भाई साहब छुट्टी नहीं करने। मैं 2 दिन छुट्टी कर दिया था। उन्होंने पूछा फ़ोन करके क्यों नहीं आ रहे, मैं साहब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो देखो 3 महीने में मैंने उसी 6,000 में 1 जीरो बढ़वा दी थी। तो रियलिटी में आप अपने आप को पहचानो पहले, आप क्या कर सकते हो। जब मुझे पता चला कि मैं 1200 बच्चे के बैच को हैंडल कर सकता हूं, इसका मतलब मेरे को पढ़ाना आता है भाई। वो शांति से पढ़ रहा है, वो बच्चा बड़े प्यार से पढ़ रहा है और बहुत टॉप क्लास पढ़ के जा रहा है, सीख रहा है, इसका मतलब मुझे पढ़ाना आता है। सही गलत है? अभी तो देखो फिर 0-0 बढ़ती गई, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर टेंशन नहीं है। अब उस दिन का दिन है, आज का दिन है, तब से पढ़ा ही रहे। पिताजी बोलते हैं फिर भाई अब नौकरी वोकरी तो नहीं लगी, सीजीएल का रिजल्ट आया फेल हो गए, दोबारा रिजल्ट आया फिर फेल हो गए, रेलवे का पेपर हुआ फिर फेल हो गए। गुरुजी बोलते भाई, मैंने कहा मैं घर आऊँगा। बोले कब आएगा? मैंने कहा 6 महीने बाद। बोले तो भाई हम पे खर्चा वर्चा नहीं है, मैंने नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं है। खूब सारा लेके आए थे अपन, एक ही बार दे दिया पिताजी को। अब फिर अच्छा फिर काहे को किंतु परंतु करेंगे घर वाले? घर वालों का मतलब, घर वालों को इससे क्या भाई, घर वालों को क्या मतलब होता है कि बच्चा सेटल हो जाए, पैसा कमाए। और मैं आपको बता दूं उस समय हम लोग झोंपड़ी में रहते थे, गांव में झोंपड़ी पड़ी होती, छप्पड़ बोलते जिसको, एकदम बढ़िया, उस झोंपड़ी में रहते थे। अभी गांव आधा तो टेंशन में आ गया था उस समय। एक ही बार में मैंने एक ही बार में पूरा मकान बना दिया भाई साहब। मतलब जैसे कि अपन आप जानते थे कोई ईंटों का ट्रैक्टर लेके आना, बजरी लेके आना, सीमेंट, वो गाँव में कम से कम 20-30 ट्रैक्टर लेके आया मैं एक ही बार में। वो गांव वाले बोले भाई साहब कहीं से डकैती डाल के लाया भाई साहब। हाँ पता नहीं इसको कहीं से मिल गया भाई साहब, ज़्यादा नहीं, एक साथ इतना कैसे मिल गया। और सोचिए मैं 8-10 महीने के बाद घर आया था, लेकिन 10 महीने में घर नहीं आया था। तो फिर मेरे को वो चीज़ वहाँ फील हुई कि यार कम से कम तू वहाँ से छुट्टी तो मिलती, तेरे को प्रोफेशनल जॉब थी तेरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ड्राइवर, गाड़ी, बढ़िया फ्लाइट की टिकट मिलना, ये सारी सुविधाएँ थी। फिर मेरे को फील हुआ कि साला तू घर तो अभी भी नहीं जा पा रहा रे, गलत डिसीजन ले लिया तूने। क्योंकि सोच और रियलिटी है, आज मैं अगर उस कंपनी में होता तो लगभग ज़्यादा नहीं, मेरा कम से कम, ज़्यादा तो नहीं कह सकता मैं, 60-70 लाख का पैकेज होता 1 ईयर का, कम से कम होता है इतना वर्तमान में, जो छोड़ दिया। लेकिन अभी अपन अपनी मर्जी के मालिक हैं, जब मन करता है चले जाते। देखो कल छुट्टी है हमारी, पता नहीं पता तुमको? अभी सरकारी में या कहीं मल्टीनेशनल में रहोगे तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। अपनी छुट्टी है कल, टेंशन खत्म। परसों भी छुट्टी है अपनी। अभी मल्टीनेशनल में संडे को भी काम होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा देती हैं ना खूब सारा। लेकिन आप सोचिए आपको करना क्या है, ये आप खुद से पूछो। देखो अगर आपका दिल मना करता है कि मुझ पर सरकारी नौकरी नहीं हो पाएगी, मैं तैयारी नहीं कर सकता, तो रियलिटी में आपको गिव अप कर देना चाहिए। मैं बहुत अच्छी सलाह दे रहा हूँ आपको आज, क्योंकि माँ बाप का पैसा 2-3 साल बिगाड़ने के बाद जब समझ में आएगी, देर हो जाएगी तब तक।
क्योंकि ना तो आप उस काम को करने के रहेंगे जिसको करने वाले हो, और ना आप सरकारी लग पाओगे, फिर बीच में अटक जाता है वो बच्चा। होता है, सब लोग देखा होगा अपने अपने आस पड़ोस में, बहुत देखे होंगे लोग। इसलिए आपको खुद से सोचना है कि देखो मेरे को सरकारी बनना है, तो फिर कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, अपने को नौकरी लगनी है। ये दिमाग में सेट कर लो अपने में, ठीक है। अब देखो कल वाले फॉर्मूला में आगे लिखिए घन वाले फॉर्मूले। मस्त रहना है तुमको एकदम। और देखो एक लेटेस्ट न्यूज़ सुना देता हूँ तुमको, बहुत सारी चीज़ें जो बतानी नहीं होती हैं। और देखिए वर्ष 2015 से लेके 2020 में मैं मेरी ग्राम पंचायत में सरपंच भी रहा हूँ 5 साल। तुम कहोगे बन के यार ये तो आदमी कुछ अजीब टाइप का है। भाई मैं अलग एकदम, मैंने कहा ना पहले दिन आपको, मैं एकदम अलग प्रोडक्ट हूँ, एकदम बढ़िया वाला। वो अलग ही होता है, कुछ ही मिलते हैं ऐसे। उसके बावजूद भी देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना बंद नहीं किया, क्योंकि जहाँ से मैंने उड़ान भरना स्टार्ट किया था ना, मैं वो काम नहीं छोड़ सकता जीवन में अपने में। क्योंकि देखिए मुझे जो भी मिला है ना, वो इस मार्कर और इस बोर्ड की देन है। जितनी भी मुझे पहचान मिली, जितनी मुझे सुविधाएं मिली, जितना मुझे पैसा मिला, नाम मिला, वो सब इसी की देन है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, भाई देखो मैं सरपंच बन गया था, मैं चाहता तो छोड़ देता ना, क्या दिक्कत थी मेरे को बताओ, लेकिन नहीं छोड़ा मैंने। उसके पीछे रीज़न है कि मैंने भाई अहंकार नहीं किया कभी। देखो सादा सिंपल, तुम देखो मस्त आता हूँ एकदम, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। और देखो 2 पहिया गाड़ी से आता हूँ ना बेटा, गिर गया होता ना आज तो मैं, ऐसे ही चलाना आता मेरे को। और मेरे को 4 पहिया गाड़ी नहीं आती चलाना, बताओ। अब कोई कहे भाई साहब ड्राइवर रख लो, कहा भरोसा भाई, ठोक दिया मर गए तो फिर अपने भरोसा को खुद चलाओ। सही है ना भाई साहब, सेल्फ डिपेंडेंट होना जरूरी होता है। आराम से शांतिपूर्ण तरीके से आता हूँ, बढ़िया चुप चला जाता हूँ, कोई मतलब नहीं है। देखो मेरे पास मेरा खुद का कुछ नहीं है। वो 2 व्हीलर भी मेरे को उन्होंने दे रखा, कोचिंग वालों ने नया निकलवाया था 1 साल होने के बाद में। बोले हम 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, हम आपको 1 लाख का स्कूटर गिफ्ट करते हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है। दूसरा साल पूरा हुआ, फिर कुछ और गिफ्ट किया। तीसरा साल पूरा हुआ, कार नहीं दी भाई। देखो कार से बड़ा घर होता है, होता है कि नहीं होता है। तीसरा साल पूरा होने के बाद मिल जाएगा, ये हमको आश्वासन दिए हैं हमारे मालिक साहब। बोले जैसे आपका 3 साल पूरा होगा आपको घर दिलवा देंगे जयपुर में। तो कार का क्या करना भाई साहब, रहना किस में होता है, कार में, घर में रहना पड़ता है। किराए का किराए के मकान होता है, खुद का होता है। सही है ना। तो आप तो मेहनत करते जाओ, शिद्दत के साथ मेहनत करो, ऑटोमेटिक आपको परिणाम मिलेगा। मैं लिख के दे रहा हूँ स्टाम्प पे आपको। लेकिन मेहनत ऐसी करनी है आपको, किसी से कुछ पूछना ना पड़े। बेटा हमसे पूछ लो तुमको जो पूछना है, गारंटी के साथ जवाब मिलेगा। देखो अगर आपको सुखी रहना है दूसरे घर जाके, तो नौकरी लग जाओ, वरना देखो वही से चलना पड़ेगा जैसे सामने वाला चलाएगा। मानते हैं इस बात को, नहीं मानते? जॉब लगेगी, साला 6 बार मानेगा तुम्हारी बात। स्टाम्प पे लिख के ले जाओ आज इस बात को आप। तुम अगर ये कहोगे ना नहीं आज खाना बाहर खाने हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनेगा भाई साहब। और तुम कुछ मत करो, उसके बाद कहो बाहर खाना खाना है, हाँ पैसा पेड़ पे लग रहा है ना एकदम। ये सेंटेंस मिलता है सुनने को भाई साहब, साफ बात है ये। इसीलिए देखो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं आप सबको बता देता हूँ, आज आपके घर में आपकी बात को बिल्कुल नहीं माना जाता है। चाहे आप जॉब लग जाइए, उस दिन आपका डिसीजन सर्वोपरि होगा, परिवार में किसी का नहीं होगा। आज मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे घर में देखो 3 सरकारी कर्मचारी हैं, टॉप क्लास, जो मेरे खुद के परिवार में है। छोटा भाई, बड़ा भाई, उनकी मिसेज, वो तीनों मिलकर जितना कमाते हैं ना सरकार से, उससे ज़्यादा अकेला मैं कमा लेता हूँ। इसलिए मेरा डिसीजन सर्वोपरि होता है। तो भैया मैंने तो ये चीज़ सीखी है, पैसे में बहुत बल है। आपके पास पैसा है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। और पैसा नहीं है तो फिर तमाशा ही देख सकते हैं, चुप रहो एकदम, कुछ नहीं कर सकते आप अपनी मर्जी से। क्योंकि बिना पैसे के वर्तमान में कुछ नहीं होता है। और पैसा कहाँ से मिलेगा? नौकरी से मिलेगा। नौकरी कब मिलेगी? पढ़ने से मिलेगी। देखो भाई साहब, प्यार करने की उम्र और पढ़ने की उम्र एक ही होती है। और दोनों में भाई साहब जिगरा चाहिए, और दोनों के लिए शिद्दत चाहिए, दोनों के लिए मेहनत चाहिए। और जितने ढंग से जो कर लेता है वो सफल हो जाता है। अब इस बात को आप चाहे नॉर्मल वे में लो या फिर अच्छे तरीके से लो। अगर आपको सफल होना है
और मैं तो ये कह रहा हूँ ना यार, मोहब्बत करो लेकिन किताबों से करो। अगर तुमको बिगाड़ेगी नहीं ना और बनाएगी नहीं तो एक अच्छा इंसान जरूर बना देगी, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। अरे करनी है तो, अब देखो जैसे मैथमेटिक्स, अब देखो मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं। लड़के इसकी हिंदी बनाते हैं, मतलब अपने आप में फुल फॉर्म बताते हैं कि मेरी आत्मा तुझे हरदम सताएगी। अरे हंस रहे हो भाई साहब, मैंने बदल दिया इसको। अरे यार आप गणित से प्यार करो। किसने कहा गणित आपको कठिन है? ऐसे कहो ना कि मोहब्बत अब तुझसे है सनम, बात खत्म। अब तो क्या दिक्कत है? अरे गणित, अच्छा आपको लगता है गणित नहीं आ रही है, उसको शायरी सुनाऊं कि ए गणित तेरी मासूमियत को संवार दूं, आप बैठ मेरे पास तेरी नजर उतार दूं। ऐसे ही सीखना अपने को। जैसे देखो गरीब घर का बच्चा जब घर से बाहर पढ़ने आता है उसके दिमाग में क्या चलता है, ये कविता आपने खूब सुनी होगी, मैं आपको सुनाता हूं, आप इसे फील करने की कोशिश करिएगा कि किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, और हम तो घर छोड़ाए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, और कर कर आशा बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला ना जाता फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब भार हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुझको पता है रब को मेहनत में मेरी कमी नहीं, वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। सब्र का मैया बांधना टूटे गला किस्मत का घोटूंगा, और चंद महीने बाकी है माँ सरकारी नौकर बन के लौटूंगा, सरकारी नौकर बन के लौटूंगा। ये चीज आपको सीखनी है, ये सब बनाए, बहुत कुछ है सिखाने के लिए, लेकिन आपको चीजें सीखनी है। फिर हमसे बच्चे कहते हैं गुरुजी आप इतना कैसे मेहनत कर लेते हो? अरे भाई मैं 11 घंटे पढ़ाता हूँ दिन भर में, 5 घंटे खुद पढ़ता हूँ, उसके बाद बच्चे को बीवी को भी समय देना होता है, क्योंकि वो परिवार ना बिगाड़ना भाई मेरे को। आज दुनिया के बिगड़ रहे हैं, बिल गेट्स जैसे का बिगड़ गया भाई, अपन तो छोटे से आदमी हैं, तो परिवार के लिए भी एक स्पेस रखना पड़ता है, उसके बावजूद सोना भी पड़ता है, तो सबको मेंटेन किया हुआ है। तब मैंने एक कविता बनाई एक छोटी सी कि देखिए, सुबह शुरू होने से पहले शुरू हो जाता हूँ, उठा के कलम और पन्नों में खो जाता हूँ, फिर कब सुबह होगी कब शाम होगी पता नहीं रहता, जब ये कलम बेहोश हो जाती है तो मैं भी सो जाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आगे देखो तुम लोग, मस्त रहो तुम लोग एकदम। इतना कह सकता हूं रियलिटी के साथ में, अगर आपको मुझसे मोटिवेशन नहीं मिल पाया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप कहीं से नहीं सीख सकते। मैं उस स्तर से उठाऊं जिस स्तर से मैं, और देखो आप जिन सर ने सेमिनार ली थी ना, अरे यार हमको ये वैल्यू पता है। एक समय वो था जब ये सोचना पड़ता था कि यार 10 रुपये हैं अपने पास में, कैसे खर्च करना है इसको, कि यार देखो ये आ जाएगा बचा लेते हैं यार 5 रुपये कल काम आएगा। मैं वो जमाने की भी बात कर रहा हूं आपसे, तो सोचिए मैंने वो स्तर भी देखा हुआ है। आज के स्तर की बात करें 10 रुपये का, रियलिटी में 10,000 रुपये भी ऐसे लगते हैं, हाँ ठीक है। तो हमने वो देखा यार। मैंने रियलिटी में आपको बताता हूं ना, मैंने शादी का डिसीजन लिया तब जब मैं एकदम परिपूर्ण संपन्न हो गया ना, टॉप क्लास जिसे कहते हैं कि हाँ यार अब अपन कर सकते हैं, तब मैंने डिसीजन लिया कि हाँ अब अपने को शादी करनी है। घर वालों ने खूब फोर्स किया, क्योंकि बड़े वाले भाई की 2010 में होना, अपन 11 साल का गैप दे दिए, वर्ल्ड कप जीते 11 साल बाद, 13 साल बाद जीते ना वर्ल्ड कप, तो अपन 11 साल बाद किए, 2021 में किए, तो फर्क पड़ता है। मैंने कह दिया, मैंने कहा देखिए जब तक मैं इतना संपन्न हो जाऊं कि मान लीजिए कि कोई लड़की अगर मेरे लिए अपना घर छोड़ के आएगी और उसने ये कहा कि मेरे को 5 लाख का भी सामान चाहिए, तो मैं उसमें ये नहीं सोचूं कि यार दिला पाऊंगा नहीं दिला पाऊंगा, तो बेकार है। आपको भी वहीं तक जाना है। सोच तो बड़ी रख सकते हैं ना अपन, क्या होगा वो फ्यूचर बताएगा, लेकिन अपनी सोच को एक समय के लिए तो बड़ा रख सकते हैं अपन, क्योंकि जब बड़ा सोचते हैं ना तो थोड़ा बहुत छोटा तो मिल ही जाता है अपने को, लेकिन जब हम छोटा सोचेंगे तो फिर ना मिलेगा कुछ भी। और यही होता है भारत में बच्चे के साथ। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, आज के ज़माने में दहेज प्रथा प्रचंड रूप ले चुकी है भारत में। टॉप क्लास लेवल पर सरकारी नौकर चाहिए, सबसे पहले यही होता नहीं होता है। आपके परिवार से अगर कोई देखने जाएगा लड़का, तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा कि लड़का सरकारी नौकरी में होना चाहिए। जाएगा नहीं जाएगा देखने। अब मान लीजिए, अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कड़वा है लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपनी सिस्टर के लिए लड़का देखने गए, सब लड़के लोग बैठे हुए हैं, आप क्या हैं? कुछ नहीं है। आप किसको देखने गए? सरकारी नौकर को। मान लीजिए उसने अगर एक प्रश्न ये कर दिया, भाई साहब तुम क्या हो?
क्या जवाब दोगे? पहले सरकारी बनो, तब सरकारी ढूंढो। आदमी की सबसे पहली सोच क्या होती है? लड़का सरकारी नौकर होना चाहिए। बेटा कितना कमाते हो, ये प्रश्न आता है कि नहीं आता है? फिर वो लड़का पैसा क्यों नहीं लेगा? भाई साहब तुम साला पहले दिन ही देख लिया उसको कि तू कितना कमाता है, इसका मतलब तुम उसका तो ब्याह कर ही नहीं रहे। किसका कर रहे? उसकी नौकरी का कर रहे हैं। तो भाई साहब नौकरी उसने पैसा खर्च करके लगी है, वो तो लेगा भाई साहब तुमसे। अब तुमको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, दे सकते हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो भाई साहब खूब आ रहे लोग। क्योंकि मैंने सरकारी नौकरी के लिए 10 साल पैसा खर्च किया है, मेरे माँ बाप का इन्वेस्टमेंट किया है। समझिए बात को। आप कुछ मत पूछिए, कोई लड़की का बाप नहीं होता है जो अपने आप को नीचा होने दे। आप खुद से तो मत मांगिए, लेकिन आदमी क्या करता है? खुद से मांगता है। और सबसे वो जो गलत बात है, वो उस लड़की के बाप को ये पूछेगा जिसकी उम्र 50 साल हो जाती है। देखो लगभग सबके पिताजी की उम्र 40, 42, 45, 50 यहां पहुंचती है, सही बात है। अब सोचिए कि आपके पिताजी उस 25 साल के लड़के में ये ढूंढ रहे हैं जो खुद 50 साल में नहीं कर पाए। वो ये सोच रहे हैं इसका खुद का घर होना चाहिए, खुद की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बढ़िया बैंक बैलेंस होना चाहिए, अच्छी खासी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भाई तुम 50 साल में क्या उखाड़ लिए? तुम बताओ ना एक बार। तुम अभी भी मास्टर होने के बाद किराए के मकान में रह रहे, गलत बोल रहा हूं कि बताओ? है होता नहीं होता है? खुद रेंट के मकान में है, लड़के का देख रहे खुद का होना चाहिए। अरे भाई वो 25 साल का हुआ है अभी, वो कमाना स्टार्ट किया है, नौकरी लगे 1 साल हुई है उसको, तुम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो? क्या गलत नहीं है ये? तो भैया वो तो पैसा मांगेगा, फिर वो तुमसे ही 20 लाख लेगा, फिर प्लॉट खरीदेगा। यही हो रहा है आजकल। मतलब देखो मेरा भी शहर में प्लॉट है, तो इससे बढ़िया तुम ही खरीद के दे दो ना। कम से कम ये नाम तो रहेगा कि हम लड़की को प्लॉट दिए हैं। पैसा नहीं दिखता किसी बाप को भाई साहब, किसी को नहीं दिखता है, क्योंकि पैसा तो आएगा, खर्चा हो जाएगा, समाप्त। और अगर उस पैसे से उसने कुछ खरीदा तो वो उसका है, वो तुम्हारा नहीं है। और अगर तुमने दिया, जीवन भर एक ही नाम रहेगा कि जी लड़की अपने पिताजी के यहां से प्लॉट लेके आई थी। ये प्रश्न उठेगा। अंतर है ना दोनों लाइनों में। और शादी के बाद अगर खरीदा तो नाम यही आएगा कि देखो फलाने आदमी ने प्लॉट ले लिया, किसी को क्या पता कि ससुराल के पैसों से लिया है। गलत बोल रहा हूं कि बताइए? तो यही सोचना है अपने को। दहेज बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने मेरे ससुराल वालों से चम्मच भी नहीं ली भाई साहब। दहेज तो बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने बताया ना, मैं एकदम अलग प्रोडक्ट हूं, ये समझ लीजिएगा। देखो घर में शादी में क्या चाहिए? बेड, अलमारी, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब चाहिए ना। मेरी लगन आई उसके 4-5 दिन पहले ही सारा सामान खरीद के भरतपुर से घर रख दिया मैंने। पिताजी बोले ये क्या है? मैंने कहा मैंने खरीद लिया, मेरे को नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मेरी एक ही शर्त है, लड़की दिल्ली की रहने वाली है, गांव में रहना पड़ेगा। रह सकती है तो ओके, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाई तुमको जितना देना है ना, अपनी लड़की के लिए सोना बनवाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे से तो नहीं कह पाओगे तुमने मेरे को दिया है। तुम 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, जो भी तुमको करना है अपनी लड़की के लिए करो, मुझे नहीं चाहिए तुमसे 5 रुपये भी भाई साहब। बस मेरी तो जो बारात आएगी उसकी थोड़ी इज्जत अच्छी कर देना, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो आज पूरे पंचायत में जानते हैं सब लोग कि ये आदमी भी ऐसा है। भाई मैं अलग टाइप का प्रोडक्ट हूँ, ये समझ लीजिए आप। आज मैं ये कह दूँ ना, मैं अपनी पत्नी से कि भाई छत पे खड़ा होना तुमको 5 घंटे धूप में, उफ नहीं करेगी कि भाई नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनका बिहेवियर अलग लेवल का है। भाई मैंने 5 रुपये के लिए प्रताड़ित नहीं किया उनके ससुराल वालों को कि तुमको मुझे ये देना, ये देना, ये देना, ना कुछ नहीं देना। तुम बताओ तुमको कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ तुमको। उसका रीज़न है आपको उस तरीके से सक्षम होना पड़ेगा पहले, तब आप ये डिसीजन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आप सक्षम नहीं होंगे आप परिवार वालों की बात नहीं काट सकते। परिवार वालों की बात को तुम कब बदल सकते हैं? जब आप अपने आप में एक मादा रखते हैं कि हाँ मैं कहीं अपना प्रेजेंटेशन दे सकता हूं, क्योंकि मैं आज एक सरकारी कर्मचारी हूं, मेरा अच्छा बैंक बैलेंस है। जल्दी कहाँ की हो रही है भाई? कहाँ की जल्दी है? ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बड़े भाई की नौकरी लग गई, बड़े भाई की शादी होने वाली, छोटे को निपटा दिया साथ में ही, मान के चलो इसको भी बढ़िया यार एक ही बार के खर्चे में हो जाएगा, काहे को 2 बार पैसा खर्च करो, ऐसे सोचते हैं लोग। लेकिन उस बच्चे का जीवन तो ख़त्म कर दिया तुम लोगों ने। और रियलिटी में यही हो रहा ज़्यादातर। इसको केवल पढ़ा लिखा बच्चा रोक सकता है। आप हैं, आपको पता चल रहा है, आप अपने किसी मिलने वाले को बताएंगे, वो किसी और को बताएगा, ये चेन ऐसे ही बढ़ेगी। आप ये चाहें कि डायरेक्ट हो जाए तो डायरेक्ट कभी नहीं हो सकता जीवन में। बाकी आपकी मर्जी है, मैं केवल आपको बता सकता हूँ, चीज़ें करनी आपको है।
इसका मतलब ये नहीं कि भाई साहब मैं तुमसे दहेज लेने मना कर रहा हूँ, ये तुम्हारा डिसीजन है, क्योंकि ये डिसीजन आपका खुद का सेल्फ होता है, आपके परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि देखो मैंने मेरा खुद का डिसीजन लिया, अच्छी बात है, भाई छोटे वाले भाई की शादी होने वाली है, मैंने घर वालों को खूब रोक लिया, घर वाले बोले देख जितनी पंचायती चलानी थी चला ली तुमने, अभी कुछ नहीं, अभी डिसीजन हमारा है। अरे भाई अपने लिए तो ले सकता आदमी डिसीजन, अभी नहीं मान रहे भाई साहब, दादाजी बोल रहे ज़्यादा पंचायती करने की जरूरत नहीं है, तुमको शादी में आना तो आ जाना, और नहीं तो पैसा दे देना, तुम तो लास्ट वाले दिन आ जाना, छोड़ो पैसा तुमको देना पड़ेगा। ये दादाजी का सेंटेंस है हमारे का। बोले भाई दाम तो तुमको देने पड़ेंगे शादी में लगाने के लिए, तुम ये सोचो कि इस बहाने से और इस बात पे बिगाड़ के तुम पैसा ना दो, ऐसा नहीं हो सकता, पैसा तुमको ही खर्च करना है, लेकिन पंचायती नहीं चलेगी तुम्हारी। तो देखो मैं बता रहा हूँ, दहेज ले रहे हैं, वो नहीं रोक पा रहा, मैं क्या करूँ, इसीलिए नहीं जा रहा, मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं लास्ट में जाऊँगा 10 तारीख को, मैं जाऊँगा ही नहीं। मैंने कहा तुम ही करो जो करना, पैसा ले लो मेरे से, क्योंकि रियलिटी में मेरे को नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं दिन रात सोशल मीडिया पे सब जगह मैं इस बात का बताता रहता हूँ लोगों को, और वही मेरे घर में हो रहा है, तो थोड़ा मेरे को अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन लास्ट में जब मैं अभी छुट्टी गया था उस दिन, तो हमारे दादाजी ने वो पगड़ी उतार के रख दी, बन के देख भाई अब जबान दे दी हमने, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो शादी इधर से ही होगी और ऐसे ही होगी, और अगर तेरे को ये लग रहा है कि ऐसा करना है तो भाई तेरी मर्जी है, अब क्या करोगे तुम बताओ। मैं सरेंडर हो गया, मैंने कहा ठीक है भाई तुमको जो करना है वो कर लो। तो ये चीज़ें सोचनी है अपने को। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और इंटू में a प्लस बी, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab और इंटू में a माइनस का b। देखिएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब क्या होता है आपका, ये होता है आपका देखो a प्लस का b और इंटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का ab। देखिएगा a क्यूब माइनस का b क्यूब क्या होता है आपका, a माइनस का b होता है, और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में क्या होता है आपका ab। यहाँ के आपका ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया, नंबर सिस्टम कंप्लीट है। अगला जब हम टॉपिक लेंगे मंडे को, वो रहेगा आपका प्रतिशत, बोले तो परसेंटेज, जिसे मैथमेटिक्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, ठीक है। बाकी कहानी अपन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू। हाँ।